जब पर डे पे 1-2 पीस पे आए थे, तो इसमें फिर आपको पीक या ट्विकिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया कि मैं भी इसमें एक्सपेंड करूँ? सबको लगता है ना कि अगर मैंने एजुकेशन ले लिया है तो मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, मैं ऑफिस में बैठूंगा, यहाँ वहाँ बैठूंगा। बट मैं आज बताता हूँ लोगों को कि एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है ना तो वो ये वाला ज़माना अब जाने वाला है। जितने भी लोग इस पे बैठे हुए हैं, आईटी लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बहुत डिस्ट्रप्शन आ रहा है, लॉयर से लेके डॉक्टर्स को। लेकिन जो लोग अपना हाथ, स्किल, जबान और नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वो करोड़पति ही रहेंगे। एक बंदे ने ना 6 महीने के बाद जब ये सारी चीज़ें स्टडी किया और मुझे लगा ऐसा हुआ, तब तक हम खत्म हो चुके थे। इतना लॉस हो गया? इतना लॉस हो गया था। तो आपने 2011 में सोफा का बिजनेस स्टार्ट किया। कितने फंड्स लगे आपको और कहाँ पे स्टार्ट किया? फंड्स थे ही नहीं। मार्केटिंग का आइडिया कहाँ से आया? 3.25 लाख फॉलोवर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हजारों फॉलोवर्स, मिलियंस पे व्यूज। हमको अगर पता चलता है ना कि आप मुझे बहुत बड़ा बिजनेस देने वाले हो, तो हम लोग क्या करते हैं पता है? एवरीडे आपको चेज करते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के आपके पीछे भागते हैं, आपको चेज करते हैं कि आप मुझे कहीं ना कहीं से काम दे दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश, जहाँ पे हम एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप फाउंडर्स को, बिजनेस का जिनको भूख है और कीड़ा है, उनके लिए लाते हैं शानदार कंटेंट, शानदार गेस्ट। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर, क्या एक कारपेंटर, क्या एक मिस्त्री, क्या एक इलेक्ट्रिशियन, क्या एक प्लम्बर इसमें एक बड़ा बिजनेस बना सकता है क्या? तो इमेजिन करो कि सोफा बनाने में वहां पे विजन रखना कि भाई सोफा कैसे बनेगा, उसे हम सेक्सी कैसे बनाए, फैशनेबल कैसे बनाए और बहुत इंटरेस्टिंगली फंक्शनली स्टेबल कैसे बनाए। अगर चाइना और इटली दुनिया को रूल कर सकता है, तो मुंबई में कोने में रहने वाला लड़का क्यों रूल नहीं कर सकता पूरे इंडिया को, दुनिया को? यही सपना और स्टोरी आज मैं आपके सामने ला रहा हूं। मेरे खास मेंटी जावेद खान साहब, जिनका ब्रांड है फैसिनेशन और उनका ईयरली प्रॉफिट 8 फिगर्स है। कैलकुलेट कर लो, अगर एक मिस्त्री, हार्डवेयर एक्सपर्ट या इंजीनियर, जिसे हम कहते हैं देहाती इंजीनियर, बन के आप साल का सब खर्चा निकाल के हाथ में 8 फिगर का प्रॉफिट कर सकते हो, तो आप एक राइस प्रेन्योर हो। तो वेलकम टू बिजनेस विद बसेश, जावेद भाई। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है जहाँ पे लोग, अभी तक मुझे ना एक मैसेज आता था कि सर आपकी जर्नी ना हमने देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शुरू से फॉलो किया है। हाँ, तो वो कहते थे कि सर आपकी जर्नी देखा है और वो बहुत इंस्पायर करता है हम लोग को। बिल्कुल। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट में उन्होंने जो जर्नी देखा था, उसके पीछे का जो हार्डवर्क और मेहनत है, किस तरह से बिल्ड हुआ है, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल सकता है। और एआई के जमाने में दोस्तों, आजकल मम्मियां बच्चे को बोलेंगी, अब देखो आज या 10 साल बाद, कि बेटा ज्यादा पढ़ मत, बट हसलर बन, इनोवेटर बन, जुगाड़ू बन। क्योंकि अगर तू तेरा हाथ, दिमाग और जबान तीनों चला सकता है, तो ही तू सक्सेसफुल है। ये वाला जमाना अब जाने वाला है। जितने भी लोग इस पे बैठे हुए हैं, आईटी लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बहुत डिस्ट्रप्शन आ रहा है, लॉयर से लेके डॉक्टर्स को। लेकिन जो लोग अपना हाथ, स्किल, जबान और नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वो करोड़पति ही रहेंगे। तो आपका जर्नी बहुत खास है, बचपन से आते सर हैं। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करके अगर एक चीज बोलना चाहूँ, सबको लगता है ना कि अगर मैंने एजुकेशन ले लिया है तो मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, मैं ऑफिस में बैठूंगा, यहाँ वहाँ बैठूंगा। बट मैं आज बताता हूँ लोगों को कि एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है ना तो वो स्किल है, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का स्किल हो। एजुकेशन के साथ साथ आप स्किल ले लो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू देने के बाद घर वापस आके वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, दोस्तों के साथ चिल करते हैं और फिर कहते हैं जॉब नहीं मिल रहा है। मैं बोलता हूँ अगर आपको वो 2-4 महीना जॉब नहीं मिल रहा है, आप इंटरव्यू देने के बाद आपके पास पूरा दिन है, कोई भी एक स्किल अपने अंदर डेवलप कर लो और उस स्किल को एजुकेशन से कनेक्ट करके उसको दुनिया तक पहुंचा दो। बिल्कुल, बड़े से बड़ा ब्रांड आपके पास काम करने के लिए आएगा। एग्जैक्टली। और ये वो इंसान बोल रहा है जिसने सीरियसली सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ाई किया, उसके बाद वो अपने फादर को ज्वाइन किया और आई थिंक 11th-12th तक की पढ़ा है। आपने मैंने 13 तक पढ़ा है, क्योंकि सर्टिफिकेट मेरे पास सारे हैं। हाँ। बट अगर सीरियसली एजुकेशन की बात किया जाए, जहाँ पे बहुत इंटरेस्ट होकर पढ़ा हूँ, वो 8th स्टैंडर्ड तक था। और बिना कोई ज्यादा फंड्स का, बिना कोई ज्यादा बैकिंग का, बिना कोई ज्यादा फैंसी डिग्री का सोफा कैसे बनाना और उसको कैसे वाव करना, B2B बिजनेस करना, ये पूरी जर्नी हम देखेंगे। पॉडकास्ट प्लीज सेव कर लो, शेयर कर लो और खास ऐसे लोगों से शेयर करना जो हमेशा बोलते हैं कि यार हमारे पास ना डिग्री है, ना पैसा है, ना बैकग्राउंड है, हमें करोड़पति बनना है, हम कैसे बने। देखो कैसे बनता है, हम रिवील करेंगे। तो आपके बचपन में क्विकली अब बता दो, क्या फैमिली बैकग्राउंड था, फादर क्या करते थे और आपने फादर को ज्वाइन किया और बिजनेस क्या किया, वो थोड़ा शॉर्ट में बताइए। मेरे फादर का स्क्रैप का बिजनेस था, अच्छा बिजनेस था। वहाँ पे फिर एक टाइम लोकेशन? के बाद ये साकेनाका में था, अंधेरी ईस्ट में। ओके, मुंबई। तो काफी अच्छा चल रहा था। फिर एक टाइम आया जब मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। फिर वो बिजनेस से ज्यादा वो मदर के साथ इन्वॉल्वमेंट, हॉस्पिटल जाना, उनका देखभाल करना,
उन चीज़ों की वजह से बिजनेस धीरे धीरे ड्रॉप होता चला गया। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे आज भी याद है, मेरी मदर की एक अंगूठी बेच के 2000 के आसपास पैसा आया था। तब हमारे घर में वो राशन आया था। और मेरे फादर ने वो कभी भी बहुत रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए थे, मुझे याद है, क्योंकि उनके साथ रहा हूँ ना, तो उनकी वैल्यूज़ मेरे तक बहुत मतलब मेरे अंदर आई है। तो उनको मैंने देखा है, किसी चाय की दुकान पे हो, पान का हो, या कहीं भी जहाँ भी वो उठते बैठते थे, उनसे कभी किसी ने नहीं बोला है कि आप पैसा दे दो, या कभी टोका हो, या कभी उनके पास पैसे मांगने आए हो। तो उस तरह की वैल्यू के साथ उन्होंने ज़िंदगी जिए थे। एक टाइम ऐसा आया था जब उनके पास कुछ नहीं था, कहीं से उनको एक वो मिला था, शूज़, वो पता नहीं लॉट में आया था, कैसा आया था। उन्होंने उसी जगह पे जहाँ वो इतना वैल्यू था उनका, वहाँ पे उन्होंने ठेला लगाया। तब वो उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब अंगूठी बेचने की ज़रूरत पड़ी थी। तो वो ठेला लगाने के बाद ना उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ खड़े होने का, तो वहाँ खड़े नहीं हुए थे। मैं वहाँ पे खड़ा था। हमारे बहुत सारे रिलेटिव हैं वहाँ पे आए थे, जो बहुत ख़ास है, जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। उन्होंने एक बार भी नहीं, और उनके पास पैसे भी थे। उन्होंने इतना भी नहीं बोला था कि मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, वापस ये बिज़नेस को रिज़्यूम करो। और उनका इतना रिस्पेक्ट है जो उनके आस-पास काम करते थे, कि अगर वो थोड़े पैसे लेके भी बैठते और शायद नहीं भी लेते तो भी लोग सपोर्ट करते। बट उनका यही था कि बिना पैसे के अगर मैं करूँगा तो जो रिस्पेक्ट मैंने कमाई है ना, वो खो दूँगा। तो गुरूर। तो उन्होंने वो नहीं किया था। इस तरह के दिन उन्होंने देखे थे। तो ये सब चीज़ें ना मैं बहुत करीब से देखा था। और मेरी माँ का हमेशा ये कहना था, मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। और मेरे फादर भी जब बातें करते थे तो मुझे ये फ़ील होता था कि वो चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूँ। और एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ये लोग बोला करते थे कि पैसा कमाने में पैसा कम कमाना चलेगा, लेकिन इज़्ज़त कमाने में कमी मत छोड़ना। क्या बात। तो जब मैं ये सोफ़ा का बिज़नेस कर रहा था, तो इसमें मेरे साथ ये चैलेंजेस आते थे कि मैं ऑन टाइम कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करा पाता था, बिकॉज़ ऑफ द लेबर्स और बाकी चीज़ों को लेके। तो कस्टमर प्रोडक्ट से लेके तो खुश होते थे, 6 महीने 8 महीने बाद भी रिप्लाई आता था। बट जब वो डिलीवरी का उनका टाइम है ना, एवरीडे हम लोग बोलते थे, सर कल करा दूँगा, सर कल करा दूँगा, सर कल करा दूँगा। फिर वो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल पे जाता था, फिर हम प्रोडक्ट डिलीवर करते थे। प्रोडक्ट अच्छा रहता था, लेकिन वो सैटिस्फैक्शन जो चाहिए थी ना, वो नहीं मिलती थी। तो ये आपने सोफा का बिजनेस साल 2011 में स्टार्ट 11 में स्टार्ट किया ऑफ 19 एट द एज ऑफ 19। और घर पे भी थोड़े कुछ इश्यूज हुए तो आप घर से भाग गए थे। घर पे इश्यूज ये था कि मेरे फादर चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत फ्रीडम दे दिया जब मैं छोटा था कि आप क्रिकेट खेलना है खेल लो। मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा था, मतलब मैं वन ऑफ द टॉपर था स्कूल के अंदर। मेरे टीचर्स बुला बुला के मेरे फादर को बोलते थे कि कहाँ क्रिकेट के चक्कर में चला गया है, जिंदगी खराब हो जाएगी, ये पढ़ लेता तो इंजीनियर बन जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा। अभी टॉप करता था, आज वो फेल हो रहा है। पर मेरा कैलकुलेशन ये था कि 8th 9th स्टैंडर्ड के रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ूंगा, 12th में पढ़ूंगा। और मेरा एक थॉट था कि मुझे इतना एजुकेशन लेना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि वो ही सर्कल था मेरा। तो मुझे जब एक्सपोजर नहीं मिला तो मुझे पता नहीं था कि बिजनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए या क्या समझना चाहिए। बट इतनी सेंस थी कि बिजनेस करने के लिए एटलीस्ट आपको बात करने आना चाहिए। हाँ। तो मैं ये था कि मुझे इतना एजुकेशन लेना है एट एनी कॉस्ट कि मैं किसी के भी सामने बैठ के बात कर पाऊँ, मुझे वो हिचकिचाहट ना हो। आपने कंप्लीट किया। हाँ। और आज आपको सिर्फ एक इंटरेस्ट, क्योंकि जावेद भाई बोलते बहुत बड़े, एज ए वंडरफुल स्पीकर, इनके सोशल मीडिया पे जहाँ पे वो सोफा का फंक्शन दिखाते, 3.25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। ऑर्गेनिक, एक भी रुपया मार्केटिंग पे एड पे पे नहीं किया, वो खुद शूट करते, खुद पोस्ट करते, उतना टाइम है बिजनेस में। हर महीने 2 मिलियन के आसपास नेचुरल व्यूज आते हैं, 33,000 से एंगेजमेंट, यानी इतने लोग कमेंट और शेयर करते हैं, एंड 5,000 6,000 7,000 फॉलोअर्स हर महीने ऐड हो रहे हैं। फेसबुक पे भी 3 महीने में आपने मेहनत किया, 40,000 फॉलोअर्स आ गए। तो आई थिंक आपने कुछ राइट किया है। तो अभी आपकी हम बिजनेस जर्नी स्टार्ट करते जाओ, मैं बातें करने के लिए बहुत है, बट मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट एक मिनी एमबीए बने उन लोगों के लिए जिनको बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना है और जिन्होंने स्ट्रगल देखा हुआ है। तो आपने 2011 में सोफा का बिजनेस स्टार्ट किया, कितने फंड्स लगे आपको और कहाँ पे स्टार्ट किया? फंड्स थे ही नहीं, जीरो। मैं अगर आपको जर्नी बताऊं, हाँ। तो मेरे एक वहाँ पे जानने वाले हैं, बहुत खास थे वो। तो वो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था कि जावेद भाई, सबसे पहले अगर मैं बता दूं, मेरे फादर के बाद की जो जर्नी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए। मेरे फादर ने 19 साल तक बहुत फ्रीडम दिया था, उसके बाद उन्होंने थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं कहा जाएगा, मतलब वो चाहते थे कि यार बहुत अब तो टाइम निकल गया है, अब आप ट्राई नहीं मार सकते हो, अब आपको किसी स्टेबल काम के अंदर जाना पड़ेगा जहां से आप पैसे कमा सको। तो उन्होंने एक बिजनेस के अंदर डाला जिसमें पैसा बहुत है, बट वहाँ का जो इन्वायरमेंट और जो कल्चर है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था।
बट उनका बहुत मन था, तो मैंने 2 महीना वहाँ पे लोहे को घसा है, काफ़ी वज़न-वज़न चीज़ें यहाँ-वहाँ लेके गया हूँ। वहाँ पे एक जन रहते थे, ही इज़ अ कैथलिक, वो अभी दुबई में है। वो कहते थे यार इनकी लाइफ़ ख़राब कर रहे हैं ये लोग, बार-बार वो बोलते थे, बट मेरे फ़ादर का वो था कि मुझे करना है, मैंने बहुत कोशिश करी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ से जब बोला कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने, मेरे फ़ादर ने, मेरे एक अंकल हैं, उनका गारमेंट्स का काम है, काफ़ी बड़ा था। तो उन्होंने बोला कि ये काम सीख लो, आपके पास अगर बिज़नेस नहीं होगा तो इन्हीं का काम लेके लेबर जॉब पे एटलीस्ट कर लोगे तो आपकी लाइफ़ सेटल रहेगी। खाने पीने के वांदे नहीं रहे। खाने पीने का टेंशन नहीं रहेगा। बट कुछ रीज़न की वजह से मैं वहाँ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। तो मैंने बोला कि मैं ये नहीं करूँगा। फिर एक दिन बैठा और बोला कि मुझे फर्नीचर से रिलेटेड काम करना है। तो उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन किया जो जोगेश्वरी में रहते हैं, फर्नीचर मार्केट है वहाँ पे। उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि इसमें तो लोग अपनी फैमिली का खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं, ये कौन-सा बिज़नेस करने जा रहा है। अब मेरे माइंड में पीछे डिफरेंट कैलकुलेशन चल रहा है। मेरे फादर को उन्होंने ये बोल दिया है, अब वो एग्री नहीं हो रहे हैं कि ये करना है। और आपको पता है यहाँ का रिलेशन कैसा होता है कि आप वन एंड वन डिस्कस नहीं कर सकते हो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो हम मुझे डिस्कस नहीं कर बता पा रहे, ना मैं उनको बता पा रहा हूँ। श्योर। मेरे पास एक ऑप्शन था कि मुझे करना तो यही है, क्योंकि क्लैरिटी मिल गई थी कि यही करना है बिजनेस के अंदर। ये सोफा बनाना है। सोफा के बिजनेस में जाना है, यस। कैसे कैसे मार्केट करनी है, क्या करना है, कुछ चीजें मेरे दिमाग में आ गई थी। तो मेरे एक अंकल मिले, उन्होंने सामने से ऑफर कर दिया कि जावेद, मैं यहाँ नासिक में एक शॉप डालता हूँ और पैसे मैं लगाऊंगा, आप बैठना, 50-50 ले लेंगे। मैं बोला ओके। तो उन्होंने टाइम निकाल दिया, 2 महीने तक जगह नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने बोला एक काम कर जावेद, अभी जगह नहीं मिल रही है तो एक काम करो, मेरे एक फ्रेंड, मेरे भाई का एक शॉप है बोईसर में, वहां पे चले जाओ, एटलीस्ट वहां पे कुछ नॉलेज तब तक डेवलप हो जाएगा। मैं बोला कोई बात नहीं है। बोईसर, ये 2011 के आसपास की बात बता रहा हूँ। क्या था, ओसवाल करके कंपाउंड है, वहां पे उनका शॉप था। मैं वहां पे गया, वहां पे ज्वाइन किया। उसके बाद 2 या 3 दिन मैं वहां पे था। उनके जो भाई है ना, उसके बाद शॉप पे आना छोड़ दिए। मैं सुबह उठता था, क्योंकि मैं वो फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर को जानते हैं, तो उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला ये करना है वो करना है। बट मैं सुबह उठा, पूरे टाइल्स को खुद अपने हाथों से पोछा है, सारे प्रोडक्ट के ऊपर कपड़ा मारता था, फिर कंप्यूटर पे बैठता था। उन्होंने 2-3 दिन जब देखा तो वो सुबह डायरेक्ट मार्केट जाते थे, शाम को इधर आते थे। वहाँ रिस्पेक्ट भी मुझे बहुत मिला, कपड़े वहाँ मिल जाते थे, खाना वहीं से मिलता था। 2 महीना काम किया, उसके बाद डिसाइड किया कि अब वहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा है, अब मुझे चालू करना पड़ेगा। तो जब मैं वहाँ से निकल रहा था, उन्होंने मुझे चेक दिया, याद है, वो भी पोस्ट डेटेड चेक था, वो 3000 का था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो पैसा मिला, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि वो पैसा मिलता या नहीं मिलता मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं उनको मना भी कर रहा था। बट रीजन ये बता रहा हूँ कि वो लालच नहीं था, मेरा ये थॉट था कि ये मेरा बिजनेस है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको कैसे निभाऊं। शाम को घर जाता था, जब उनके खाना खाने के टाइम वो अगर कुछ काम कर रहे होते थे तो उनके साथ लग जाता था कि चलो ये करना है, क्योंकि सीखना था। अगर आप सीखोगे तो चीजें बेहतर होगी आपकी लाइफ में। तो मेरा वही थॉट था कि मुझे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो निभाना है, और वो थॉट मेरे अंदर आना चाहिए। तो मैंने वो काम करने के बाद जब अपना काम शुरू किया, तो मैंने ये धारावी में एक छोटी सी जगह लिया, 4-4.5 हज़ार के आसपास का रेंट था, वो जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाया है। वहाँ पे मैंने ये शुरू किया, तो एक कारीगर को पकड़ के बुला के काम करते थे। मेरा थॉट एक ही था कि प्रॉफिट नहीं होगा कोई बात नहीं है, बट प्रोडक्ट ऐसा देना है कि वो 4 जन को रिकमेंड करें। तो उस टाइम पे मैं 1.5 से 2 हज़ार ही प्रॉफिट कैलकुलेट करता था। इवन कई बार नुकसान भी हुए हैं, बाहर से काम करवा रहा, शुरू में तो बाहर से काम कराया, बट उनको कितना भी आप पैसा दे दो ना, वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते ही थे। तो मैं बोला जो मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ वही ब्रेक हो रहा है, तो मुझे आउटसोर्स कराने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तब हमने वो कारखाना लिया, फिर कारीगर बुलाते थे, वहीं पे अपने सामने काम होता था, तो कॉन्फिडेंट रहता था कि कस्टमर को क्या दे रहे हैं। तो वो थॉट के साथ हम लोग काम कर रहे थे। एक दिन हमारे पास ऑर्डर आता है, उसका एक इवेंट था, इवेंट कंपनी का, ब्रीजर करके एक ब्रांड है, उनका कुछ इवेंट था। वहां पे बीन बैग का काम मिला मुझे, 40 पीसेस के आसपास। मैंने एक कारीगर को बुलाया कि ये बनाना है। कारीगर को पता था इनको आता जाता कुछ नहीं है, उसने 500 रुपया चार्ज किया सिर्फ स्टिच करने का। मैंने 250 से 300 तक गया, बट वो बंदा नीचे नहीं उतरा, कह रहे नहीं उतना टाइम लगेगा, ये होगा। मैं जिंदगी में मशीन पे नहीं बैठा था, थक गया मैं उसको नेगोशिएट कराते कराते, बंदा कम करने को तैयार नहीं हुआ। मैंने क्या किया, ठीक है भाई नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि एडवांस ले लिया हूँ, इवेंट है, इवेंट तो मतलब आप 10 मिनट लेट हो गए तो वो प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं है।
अब मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझे कैसे भी बनाना है। मैंने क्या किया, बांद्रा में गया, एक बीन बैग, आप ले बीन नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वो बीन बैग की कंपनी थी, वहां से एक बीन बैग वो साइज का खरीद लिया, यहाँ पे लाए, फर्मा क्रिएट कर लिए। तब मेरे पास एक छोटा सा कारीगर था जो हेल्पर टाइप का लड़का था, उसने मेरे से पहले वो 3-4 महीना गारमेंट में भी हेल्पर बना हुआ था, उसको मैंने पकड़ा, फर्मा क्रिएट किया। फर्मा क्रिएट करके वो कपड़ा काटने पे लग गए हम लोग। मशीन पे मैं जिंदगी में नहीं बैठा था, जब मैं वो ट्रिगर दबाता था तो मशीन तेज हो जाए स्लो हो जाए। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में ना उसी शेप का वो कपड़ा काटा रेक्सिन, और उसके ऊपर स्टिच करने लग गया। मैं बोला जब हाथ सेट होगा तब मैं सिलाई करना शुरू करूंगा। तो थोड़े बहुत स्टिच किया, स्टिच करने के बाद जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तो जो पहले सीधी सीधी स्टिचिंग थी ना उसके ऊपर बैठा। अब जब वो स्टिच करने लग गए तो धीरे धीरे मशीन कंट्रोल में आ गई। अब मशीन कंट्रोल में आने के बाद सीधी स्टिचिंग तो हो जाएगी, बट नीचे की जो गोल वाली स्टिचिंग है उसमें आपका हालत खराब होगा। मैं पहली बार स्टिच किया, करते गया, यहाँ पे लास्ट में देखा तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, नीचे वाला पार्ट इतना बड़ा बचा हुआ, अब उसको क्या करूं। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा स्टिच करता था फिर नापता था, फिर थोड़ा स्टिच करता था फिर नापता था। अल्टीमेटली टाइम ज्यादा लगा, लेकिन वो प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहा था, तो वो प्रोडक्ट हम लोग ने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, बट वो पूरे प्रोडक्ट मैं खुद बना दिया, मैं और वो लड़का साथ में मिलके। आपने खुद ने बनाया? खुद ने बना दिया, जो जिंदगी में मशीन पे कभी बैठा नहीं था। बस ये था कि थॉट अगर डाल दिया उसके अंदर और अपने माइंड को यूज किया तो वो हो जाता है। वो बना के भेजा, कस्टमर भी खुश, टाइम पे पहुंच गया, उसकी फोटो भी मेरे पास में है। और वो एक जो फीलिंग थी कि यार मैं मतलब एग्रेशन के साथ मैं बाहर आया था, और फिर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, करने के बाद बहुत मजा आया। कितना पैसे मिले इसका? सर मैं लेबर ही आप समझो ना, 20,000 बचा लिया था मैंने। तो अच्छा पैसा बचा था। तो 1-1 रुपए की कीमत है ना। हाँ, उस टाइम पे बहुत वैल्यू था सर, उस टाइम पे। और दूसरा ये था ना कि जब घर छोड़ दिया था, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बट सिर्फ एक ही प्रेशर था, घर छोड़ा हूँ तो नाकामयाब होके वापस आप नहीं जा सकते हो, जा ही नहीं सकते हो सर, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो वो एक ही प्रेशर था, बाकी कमाया नहीं कमाया क्या किया कुछ कोई प्रेशर नहीं था, तो खुल के काम कर रहा था एक ही प्रेशर लेके। तो आप जो ये सोफा और बीन बैग्स बनाते थे वो किसको बेचते थे? बाकी रिटेलर्स को कि एंड यूजर को देता था सर, क्योंकि रिटेलर्स और शोरूम्स में आपको क्रेडिट मांगेंगे लोग, तो मैं खुद मार्केटिंग करता था। उस वक्त आया था ओलेक्स, मैं कुछ ना कुछ इधर उधर हाथ पैर मारते रहता था। ओएलएक्स पे बेच दो उस पे? तो ओलेक्स पे मैं डालता था। आप ओएलएक्स पे डालते थे? ओएलएक्स पे डालता था। और दिन के कितना? तभी आप फिर क्विकर पे किया, अच्छा काम चल रहा था वहां भी, धीरे धीरे डेवलप हुआ, पहले दिन से नहीं हो रहा था, बट धीरे धीरे वहां पे। दिन के कितने पीसेस आप बेच लेते जब आप उसको सेट करके? तो सोफा बनाते थे और बीन बैग्स बेचते थे, दिन के 1 पीस सोफा तो निकल जाता था। हाँ, दिन का। पर डे आपको सब खर्चा वर्चा निकल के 5-10 हजार आता है? उस टाइम पे शुरू में नहीं कमा रहे थे, 6-8 महीने तक, क्योंकि मेरा कोशिश सबसे ये था कि मुझे कम से कम प्राइस देनी है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देना है जी। तो वो थॉट के साथ इनकम नहीं आता था, बट बिजनेस आता था, लोगों से कनेक्ट होना शुरू हो गया था, लोग मेरे बारे में जानने लगे थे, क्विकर पे आ गया था। फिर मैंने किसी को पकड़ा वेबसाइट बनाने के लिए, वो जितनी बार बनवाया सब पैसे लिए, लेकिन वेबसाइट कोई ढंग का बनाया नहीं, और वो मेरे कोई काम नहीं आया। बट मैं एक टाइम आ गया था कि मुझे खुद ही वेबसाइट डेवलप करना है। फिर मैं बोला वेबसाइट के पीछे भागूंगा तो ये कब होगा, तो मेरे पास वक्त नहीं मिला, तो मैं वेबसाइट डेवलप नहीं किया। बट इंटरनेट पे मैं 2012 के आसपास से काम करना शुरू कर दिया था। क्या बात है! कुछ ना कुछ इधर उधर हाथ पैर मारना, ये वो करना, और मेरा एक ही थॉट था कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, उसको सोल्यूशन निकालते चले जाओ। अभी आप जब पर डे पे 1-2 पीस पे आए थे, तो इसमें फिर आपको पीक या ट्विकिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया कि मैं अभी इस पे एक्सपांड करूं? हम लोग 2013-14 के आसपास में एक अच्छा बिजनेस, मतलब हम 14 के आसपास में अच्छा बिजनेस हो गया था, जहां पे 2 गाड़ी रोज लगती थी मेरे पास, और हर दिन कस्टमर को डिलीवर करते थे। हमने ऐसे भी प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं, कस्टमर ओवरनाइट आया है, कह रहे कि सर परसों लंदन से मेरे इधर मेरे बेटे को देखने आ रहे हैं, तो ये सोफा मेरे घर पे चाहिए। उस टाइम पे भी हमने उस शॉर्ट पीरियड में उनको प्रोडक्ट ओवरनाइट काम करके मॉर्निंग में 10 बजे उनके घर के नीचे खड़े थे हम। चेंबूर में डिलीवरी दिया था, काफी बड़ा था वो, करीब 25 फीट का सोफा था। तो वो काफी बड़ा था, और तब टीम भी ऐसी सेट हो गई थी, क्योंकि मैं टीम के साथ बहुत इन्वॉल्व रहता था। और मेरे फादर एक चीज कहा करते थे कि, मतलब कहते तो नहीं थे क्योंकि हमारा वो कनेक्शन ही नहीं था, बट उनसे वो लर्निंग मिलती थी कि कोई भी हो, अगर उम्र में मेरे से बड़ा है या कोई ऐसा आ रहा है इंसान, तो वो ना अपनी चेयर छोड़ देते थे। जनरली लोग दूसरों की चेयर मंगा के देते हैं, बट वो अपनी चेयर छोड़ते थे।
तो वो चीज़ें मैंने देखा है कि वो आदमियों के साथ कैसे कनेक्ट रहते थे, लोगों को वैल्यू कितना करते थे, सबके अच्छे बुरे में कितना रहते थे, बट वो ज़रूरत से ज़्यादा करते थे। इतना करते थे कि अगर उनके पास में अच्छा बिजनेस आने वाला है और नहीं जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, फिर भी वो छोड़ के वो हेल्प करने चले जाते थे। तो जब वो बुरा टाइम आया तो कोई उनके साथ जब खड़ा नहीं था, तो मुझे ये फीलिंग थी कि मैं इतना ज़्यादा किसी के लिए नहीं करूँगा, इनफैक्ट करूँगा ही नहीं। बट वो कहते हैं ना कि वो आ जाता है जो है डीएनए में। इफेक्ट और ज्यादा आ रहा है। फिर 2014 में हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, 1 साल में पीक पे गए, और मेरा पहले से यही थॉट था कि मुझे टीम ही बिल्ड करना है, मुझे सिस्टम लगाने हैं, टीम बिल्ड करना है, पर पता नहीं था सिस्टम कहाँ लगेगा। तो ये 2014 की जो पीक थी, इसमें कोई सिस्टम नहीं डाला मैंने, इनफैक्ट मैं अकाउंटेंट भी नहीं रखा, और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। कितना था बिजनेस पीक पे अंदाज? सर हम लोग मुझे लगता है 45 से 50 लाख का सेल करते थे मंथली, मंथली? और उसमें ओह। मार्जिन बहुत अच्छा था। यानी आप समझो ना 1.5 लाख से 2 लाख पर डे, हाँ, और इजीली 30% मार्जिन तो कहीं का नहीं। उससे ज्यादा रहता था क्या सर सॉफ्टवेयर में। क्या बात पर है। क्या हुआ, जब काम बढ़ा तो मेरे ब्रदर्स थे, उनको मैंने सेल्स में लगा दिया था। एक बंदा था जो मुझे लगता था कि वेंडर से माल खरीदना उतना बड़ा टास्क नहीं है, एक बार सेट हो गया बात खत्म। इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री देखना और कस्टमर से ऑर्डर लेना। बीच में एक बंदा बैठा दिया, हाँ। उसको काम नहीं आता था, हाँ। बट किसी ने मतलब मेरे फादर एक चीज ये भी, मतलब जैसे जनरली जब बात करते थे तो ये सुनने में मिलता था कि जो इंसान सही ना हो ना, उसको वो कभी सही नहीं होता है, नहीं होता है। वो गलत है तो गलत ही रहेगा। बिल्कुल। पर मेरा ये मानना था कि आदमी तभी गलत करता है जब उसके घर में बच्चे भूखे मर रहे हो, तकलीफ में हो, तो वो कॉम्प्रोमाइज करता है। अगर मैं उसकी जरूरतें पूरी कर दूंगा तो वो बंदा गलत क्यों करेगा मेरे साथ। वो थॉट के साथ वो बंदे को अंदर लाया। सांप हमेशा डसेगा। इतना बुरा नुकसान मैंने फेस किया था, और उस टाइम पे पूरी टीम टूट गई, सब कुछ टूट गया। मैं कार से जब चलता था तो मेरे साथ 2 लोग हमेशा गाड़ी में होते थे, कहीं भी जा रहा हूँ मीटिंग के लिए या कहीं भी जाना है, 2 लोग, इवन गोवा जाता था मीटिंग के लिए, 2 बंदे बैठ जाते थे पीछे, मैं भी चलूंगा, क्योंकि खाने में मैं कभी रोक टोक नहीं करता था। हम अच्छे से, मतलब अब वो पता है आपको, पीक टाइम पे बहुत लोग साथ रहते हैं। जब वो बुरा दौर आया, बुरा लॉस क्यों हुआ? ये 10,000 का बिल बनता था, हमारे पास 15,000 की बिल आती थी। हमने अकाउंट सिस्टम कुछ लगाया ही नहीं था। तो परचेज में इन्फ्लेशन हो गया। परचेज में इतना गंदा हुआ, इतना गंदा, मतलब मैं आपको स्टोरी अगर बता दूं कि एक बंदे ने ना जब 6 महीने के बाद जब ये सारी चीजें स्टडी किया और मुझे लगा ऐसा हुआ, तब तक हम खत्म हो चुके थे। इतना लॉस हो गया? इतना लॉस हो गया था, मतलब 6 महीने तक कोई हिसाब का हो ही नहीं रखा था। वसूल नहीं कर पाए? मैं उसमें का हूं नहीं, मैंने वो जो पहला बिजनेस इसीलिए छोड़ा था कि वो बिजनेस का माइंडसेट ही यही था, 6 महीना इधर से क्रेडिट, 6 महीना इधर से क्रेडिट। मैं बोला मैं यहाँ से ले नहीं पाऊंगा और ये वाले दे मांग मांग के मेरी जान निकाल देंगे, इसलिए मुझे वो बिजनेस के अंदर आना नहीं था। तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, मुझे पता है मेरा थॉट वैसे ही है। तो मैं, जब ये बंदे ने नुकसान करवाया तो हम काफी ज्यादा लॉस में चले गए थे। इनफैक्ट ऐसा हो गया था कि इतने सारे लोग गाड़ी में साथ में घूमते थे, वो सारे दूर हो गए, सबसे दूरी बन गई। जो आदमी कार से घूम रहा हो उसे पैदल चलने में बहुत तकलीफ बहुत है ना। पर मैं अपने आप को इतना लकी मानता हूँ कि अगर मैं मर्सिडीज में भी घूम रहा हूँ ना, और कल मेरा वक्त बुरा हो गया ना, तो मैं पैदल चल सकता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, सारे खर्चे बंद कर दिए। यस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। मैंने क्या किया, 4,000 रुपए के रेंट पे एक जगह ले ली, जहां पे मैं 35 से 40,000 रुपया सिर्फ एक फैक्ट्री का दे रहा था, और 2 शोरूम थे, एक वाशी में था और एक थाने में था। सब बंद कर दिया? सब बंद कर दिया। बट एक मैं यहाँ पे पॉज लूंगा, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है व्हेन वी एक्सपांड। जोश जोश पे जब समय अच्छा होता है ना, अगर आपके पास डेटा नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, रिव्यू नहीं है, आप ऑडिट नहीं करते, या तो मिस्टेक होता है, या तो लीकेज होता है, या कंफर्ट जोन के कारण इनएफिशिएंसी आता है, या करप्शन होता है, या चोरी होता है। और ये फटका बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो आप समझो कि अगर फाउंडेशन वीक है और आप बिल्डिंग बनाते जाओगे तो बिल्डिंग कोलैप्स होगा। सिस्टम्स, डेटा रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने सब बंद कर दिया, थाने, वाशी, फैक्ट्री सब, और 4,000 रुपए में आ गए। इतनी भी सेंस थी मुझे कि मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे गिरना है, कहीं ना कहीं गिरूंगा जरूर। मैंने क्या किया था, एक प्रॉपर्टी लिया था कि मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा, कभी कुछ अच्छा बुरा हुआ ये इमीडिएट उसको बेच दूंगा कम ज्यादा में, और अपने आप को संभाल लूंगा। भाई साहब ने प्रॉपर्टी भी दिलाया था, और मैं बहुत ऑनेस्ट रह के हर चीजें कर रहा था। तो भाई साहब ने प्रॉपर्टी भी दिलाया, तो सामने वाले से पहले बात कर लिया कि ये रेट में मैं आपका क्रैक करवा दूंगा, मुझे इतना दे देना। मेरे पास आके कहता है कि इससे कम नहीं कर रहा है, मैंने नेगोशिएट करवा लिया है, और प्रॉपर्टी भी क्लियर नहीं थी। अरे पैसा तो ठीक है, वो ज्यादा कम ज्यादा,
वो जब बुरा दौर आया तो ना तो लोगों को दिए हुए पैसे मुझे रिटर्न मिले, ना वो प्रॉपर्टी का मैं पैसा यूज कर पाया, अल्टीमेटली मुझे डेड होना पड़ा। मतलब इस सिचुएशन में चला गया था, लोग मेरे पास देखने आते थे और वो ये फील कराते थे कि मैं आपको मिलने आ रहा हूँ, बट मुझे पता है कि वो मेरी सिचुएशन देखने आते थे। बट मैं कभी भी बुरा फील नहीं किया, हर दिन काम करता रहा तो वहां से फिर कैसे रिबिल्ड किया ये 15-16 में? फिर उसके बाद मेरा एक थॉट था सर कि मैं प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बना, और वो जो ड्रॉप डाउन हुआ ना उसके बाद में, एक तरह से अगर मैं देखूं तो उसे लक कहूं या मेरे लिए आज मैं देखूं तो वो बहुत अच्छी चीज थी मेरे लिए, बट तब मैं उसे सोचता था कि यार मेरा लक कहीं ना कहीं खराब चल रहा है, क्योंकि कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना के भेजता था, कस्टमर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता देते थे, और मैं बोलता था मेरे से महंगा बेच रहे हैं और मेरे जैसा भी प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी कंप्लेन नहीं आता, प्रोडक्ट चल जाता है उनका। लेकिन वो जो प्रॉब्लम बताते थे वो जेन्युइन प्रॉब्लम होता था, मतलब मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकता। तो मैं क्या करता था, वो प्रोडक्ट लाता था, फिर सही कराता था, फिर देता था, मतलब एक्सक्यूज नहीं देता था या कस्टमर से लड़ता नहीं था, वो प्रोडक्ट मंगाता था। तो वो एक एक जो गलतियां वो बताते चले गए ना, मैं कभी ब्लेम नहीं किया, वो करेक्शन करते 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 मेरा खुद का नॉलेज इतना डेवलप हो गया कि आज जो ये नॉलेज इनको शेयर करता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो R&D टीम है, 10-12 लोग काम करते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं, 7-7 दिन 8-8 दिन काम करते हैं, फिर भी नहीं बनता है प्रोडक्ट, उनके यहाँ पे जाके मैं 2 घंटे में वो प्रोडक्ट बनवा के आता हूँ। अब जैसे बोल रहे हो पॉडकास्ट में साइड में हम अलग अलग फोटोज दिखाएंगे जो आप इनोवेशन कर रहे हो कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। हाँ, तो आपने यहाँ से रिबिल्ड किया, तो फिर आप थोड़े नंबर्स बताइए कि 17, 18, 19, 20 में क्या क्या नंबर? 17, 18, 19, 20 तक तो मैं सिर्फ सर्वाइव कर रहा था, अरे और ड्रॉप डाउन के बाद अच्छा 4 साल स्ट्रगल चल 4 साल चला है मेरे पास। वाह। ऐसे भी दिन आए थे कि 20 रुपए रिक्शे का नहीं होता था, तो मैं कई बार घर पैदल गया हूँ। ये सिचुएशन मैंने 2020 से पहले तक देखा है। वाह 2020 में ये बिजनेस को लेके ना, मतलब ऐसा था कि जब आप थोड़ा ड्रॉप डाउन होता है और चीजें खराब होती हैं तो आपके बारे में गलत बातें भी होने लगती है। बिल्कुल। तो वो जो कारीगर काम छोड़ के गए थे, अब जो मेरे पास कोई कारीगर काम करने आ रहा है उनसे पूछता है तो कहते हैं वो बंदा सही नहीं है, पैसे नहीं टाइम पे देते, ये नहीं। और आधे लोग तो सुनी सुनाई बात बोलते हैं, मतलब पैसा किसी का बाकी नहीं था, बट वो सुनी सुनाई बातें कि वो नहीं देते हैं, ये नहीं करते, तो टीम अच्छी नहीं मिल पा रही थी। टाइम पे कोई काम नहीं करना, किसी को थोड़ा सा बोल दिया तो वो छोड़ देना, तो बहुत स्ट्रगल हो रहा था। दिमाग में ये चल रहा था मैं चीज़ों को अब ऑटोमेट कैसे करूं, तो दिमाग में आया कि चाइना से मैं प्रोडक्ट लाऊंगा और यहाँ बेचूंगा। बट जब मैं मार्केट स्टडी करता हूँ, क्योंकि मैं जब स्क्रैच से शुरू किया था काम, तो सेल्स खुद देखता था, कारीगर के साथ खुद लगा रहता था, इंटरनेट पे मार्केटिंग खुद करता था, तो मुझे सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज था, कस्टमर का टेस्ट। तो मैं स्टडी करना शुरू किया कि इंडिया का जो 80% मार्केट आज भी है, वो घर बहुत इमोशन के साथ बनाते हैं, तो वो हर एक चीज़ है ना अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज कराना चाहते हैं। तो रेडी सोफा बहुत कम लोग खरीदेंगे और शायद वो उतना स्टेबल बिजनेस नहीं बना पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि सोफा तो एक आइडिया नहीं है, कुछ और प्रोडक्ट देखते हैं। ये सोचते सोचते मेरे दिमाग में ये उस टाइम पे ये हार्डवेयर धीरे धीरे आना शुरू हुआ। इस तरह की चीज़ें जो मार्केट में 1000 में बिक रहा था, वो चाइना से 350-400 में आ जाता था, 400 में बिक जाता था यहाँ पे, और जिसमें 100% मार्जिन होता था। मतलब आप 200 का खरीदो तो 400 का आप बेच दो, इतना मार्जिन था। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे ये बिजनेस को लॉकडाउन में कारीगरों ने मतलब मैं तो ऐसा था कि लॉकडाउन में जब आप मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हो तो ऐसा होता है कि मेरी और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप काम करिए और जाइए। लॉकडाउन लगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद मैं उनको बोला टेंशन मत लेना, जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा। तो मैं उनको देता रहा, पैसे देते रहे, जब भी उनको जरूरत पड़ा लाके देता रहा, बाद में देखेंगे। जब वो थोड़ा सा वो टाइम शुरू हुआ ना, जब ट्रकों में भर के जाने लग गए लोग और कुछ लड़के उनके गांव पहुंच गए, वो वहां से फोन करने लग गए ऐसी लाइफ है ये वो, ये लोग इतना एक्साइट हुए कि मैंने उनको बोला 4 दिन सिर्फ काम करके जाओ, और ताकि मेरा प्रोडक्ट रेडी हो जाए, क्योंकि जैसे ही खुलेगा तो लोग प्रेफर करेंगे कि पैसा रिटर्न मिले, प्रोडक्ट नहीं चाहिए। बट वो लोग वो 4 दिन नहीं रुके। जब वो 4 दिन नहीं रुके ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, तब मैं हर्ट हुआ था। बाकी सारी बातें उन्होंने जो किया था वो चीज़ें मुझे उतना नहीं किया था, बट ये लास्ट मोमेंट पे कि यार इतना कुछ करने के बाद और एंड में ये चीज़ें हुई, बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं रुके। तो ये लोग चले गए। जाने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि लेबर डिपेंडेंसी वाला काम नहीं करना है, तो फिर मैंने स्विच किया ये हार्डवेयर पे। तो बिजनेस चेंज किया, फिर बिजनेस चेंज किया। तो ये आपका टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट कि भाई अभी ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसपे मेरे को हाथ पैर फैलाने पड़े, हाथ पैर फैलाना, और ये लोग सुधरने वाले नहीं, और ये इंडिया का फ्यूचर है। हाँ, हम लोग 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन लोगों को काम नहीं करना, लोगों को फ्री का अनाज, फ्री रिजर्वेशन, फ्री रेवड़ी जो भी मिलता है वो गवर्नमेंट, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते,
एंड पीपल डोंट वांट टू वर्क हार्ड, पीपल वांट इंस्टेंट फेम, इंस्टाग्राम, टाइम पास। आज भी देखो दुकान पे यंग बच्चे मोबाइल पे रहते हैं, उन्हें काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। करेक्ट है। तो ये आपने चेक किया एटलीस्ट लेबर क्लास में मुझे डील नहीं कर। लेबर क्लास से मुझे डील नहीं तो करना। क्या फिर बिजनेस में चेंज फिर किया? मैंने ये बिजनेस के बारे में देखा कि हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा ये धीरे धीरे इसके अंदर घुसते हैं। मैंने जब ये बिजनेस बंद किया ना, तो मेरे पैसे जो मार्केट में बाकी थे कुछ लोगों से, जो इंटीरियर डिजाइनर्स है और कुछ लोग हैं, उन्होंने वो पैसे दिए नहीं दिए। मैं यही सोचा था कि 4-5 लाख रुपए आ जाएंगे तो ठीक ठाक मेरा काम चल जाएगा, बट वो कुछ भी पैसा नहीं आया। मुझे लगता है 10-20 भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत बड़ी बात होगी कि मुझे मिला होगा। तो मैंने ये बिजनेस कैसे बिल्ड किया है, हम लोग क्या करते थे, दिन भर ऑर्डर लेते थे और शाम को जो मार्केट है, जो सप्लायर है, उसके पास शाम को भी नहीं, अगले दिन सुबह जाते थे। मोस्ट प्रोबेबली दिन भर ऑर्डर लेते थे, अगले दिन सुबह वहां जाते थे, उससे माल उठा के लाते थे, पैकिंग करके कुरियर वाले को देते थे। तो पैसा नहीं होने की वजह से उस टाइम पे मार्जिन काफी हाई थी, तो एक बॉक्स अगर मैं बेच लेता था तो उसमें 2 बॉक्स आते थे। तो मैं वो पैसे रखता नहीं था, मैं क्या करता था, यहाँ से 2 बॉक्स उठा लेता था। क्योंकि वो क्या था, वो प्रोडक्ट ना बहुत फास्ट आ नहीं रहा था, क्योंकि धीरे धीरे वो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स आ रहे थे। तो कम माल लाते थे। तो मैं सोचता था दुनिया के पास स्टॉक खत्म हो, बट मेरे पास होना चाहिए। तो 1 बॉक्स बेचा तो वहां से 2 बॉक्स खरीद के लाके 1 बॉक्स स्टॉक कर दिया और बेच दिया। फिर अगले दिन वापस वही चीज ऑर्डर लेते थे, जितना भी प्रॉफिट बचा उसका एक्स्ट्रा माल लाके स्टॉक कर देना। धीरे 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 जब 4-5 लाख का स्टॉक बढ़ा, और फिर वहां से धीरे 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 फिर आज ये स्केल पे पहुंच गए। तो अभी एग्जैक्टली आप करते क्या हो कि जो प्रोडक्ट्स है, समझो सोफाज है या जो और भी प्रोडक्ट्स है, उनकी फंक्शनैलिटी जैसे हम रील्स में देखते हैं तो कैसे एक्सपांड हो, कैसे रोटेट हो, वो फंक्शनैलिटी के लिए डिजाइन करने के लिए आप हेल्प करते हो, बना के देते हो, क्या करते हो आप? जो एग्जिस्टिंग चाइना में जो प्रोडक्ट्स है ना, वही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उठा के लाता हूँ, बट उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करवा देता हूँ ताकि क्वालिटी और बेटर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जनरली लोग यही बात करते हैं कि सस्ता माल आना चाहिए, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सस्ता नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो मैं छोटी मोटी चेंजेस, इनफैक्ट मैं उनको बोल के वो करवा के लेके आता हूँ। यहाँ पे लाने के बाद बहुत सारे लोग वो प्रोडक्ट नहीं बना पाते, तो मैं उनको एजुकेट करता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसमें क्या चैलेंजेस आएंगी, क्या दिक्कत आएगा। तो वो सारी चीजें जब गाइड करता हूँ तो लोग धीरे धीरे डेवलप करते हैं। पर चाइना से डायरेक्ट कंटेनर लेके बेच नहीं सकते? डायरेक्ट अगर बेचेंगे तो वो, मुझे उसका बारे में बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है। अगर डायरेक्ट भी दूंगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मेरा प्रोडक्ट अगर कोई और बेचने जाएगा ना, तो ये प्रोडक्ट कोई बेच नहीं पाएगा। सोफा के लेग्स वगैरह में बहुत कंपटीशन आ गया है, इतना कंपटीशन आ गया है कि जो 400 में कल प्रोडक्ट्स बिक रहे थे ना, आज वो 50 रुपीज 60 रुपीज में बिक रहा है। इतना कंपटीशन हो गया है। क्वालिटी हल्की कर दिया है लोगों ने, प्रॉफिट कम कर दिया है। बट मैंने क्या किया, हम लोग भी क्वालिटी डाउन किए, लेकिन ये लेवल से यहाँ तक आए, मार्केट यहाँ आ गई, बट अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कर दिया। कुछ टाइम के लिए तकलीफ भी हुआ, लेकिन हम लोग ने बोला कि वो स्टैंडर्ड पे कभी नहीं जाना है कि कस्टमर हमें गाली दे या हमारे सोशल मीडिया पे जाके कोई भी ऐसी बात बोले जहां से ट्रस्ट खराब हो। तो हम यहाँ पे रुक गए, कुछ टाइम के लिए सरवाइव किया। तकलीफ आई थी, बीच में सेल डाउन हुआ था। उसके बाद तो धीरे धीरे वापस वो कस्टमर्स आने लगे। वो अपफ्रंट बोलते हैं अभी कि क्वालिटी अच्छा वाला चाहिए। तो वो ट्रस्ट हम लोग ने कभी ब्रेक ही नहीं किया। और जो मेरा मैकेनिज्म वाले पार्ट में अभी धीरे धीरे उसमें भी इन्वॉल्व जो हो रहे हैं, जो आपने पार्ट्स वगैरह देख, ये हर कोई कर नहीं पाएगा। और इसमें बहुत कम कंपटीशन मिलेगा। रीजन ये है कि प्रोडक्ट लाके तो दे देंगे, बट वो बनाने वाला पूछेगा बनेगा कैसे, क्योंकि पता नहीं हो तो वो खरीदेंगे नहीं। पर चाइना में ऐसा, जैसे आप बनो तो वैसा रेडीमेड चाइना में नहीं बनता प्रोडक्ट? रेडीमेड भी बनता है, बट क्या होता है, वहां से रेडी प्रोडक्ट अगर आएगा तो यहाँ पे जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करते हो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और चाइना का क्या है, जो भी लोग चाइना से यहाँ माल लेके आते हैं वो टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं लाते हैं। जो आप यहाँ कस्टमाइज करके एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है जिसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, वहां से जो लोग लाते हैं। ऐसा नहीं है चाइना अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाता है, बट वहां पे लोग हम सस्ता वाला प्रोडक्ट लेके आते हैं। आपने देखा होगा जितने लोग भी चाइना के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मोस्टली लोगों का कंप्लेन रहता है क्वालिटी का कि ये सोफा और बेड्स के लिए खास, बाकी हाई क्वालिटी भी मैंने देखा है, बहुत अच्छे क्वालिटी है। अगर भिवंडी कशीली चले जाओ तो हाई क्वालिटी 1,00,000 2,00,000 9,00,000 10,00,000 के टेबल्स देखे। उस लेवल के जो प्रोडक्ट है ना, अगर मैं आपको बताऊं, एक चीज और बता दूं, जो अगर सोफा का जो इंडस्ट्री है ना, ये मशीन बेस्ड अभी भी नहीं है, ये ह्यूमन स्किल बेस्ड, लेबर बेस्ड, स्किल बेस ही है। ये ह्यूमन सोर्सेस की जरूरत पड़ेगी ही। ओके, आप मशीन से इसका काम नहीं कर सकते, यानी ये कारीगरी लगेगा, कारीगरी लगेगा ही क्राफ्टमैनशिप। और मुझे लगता है सोफा में अगले 10 साल तक, मैं ये बोलता हूँ कि आपको हैंड स्किल पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। अरे वाह। तो मैं इतना कारीगरों के साथ रहा हूँ,
और चाइना में भी जाते रहता हूँ। मैं अगर स्किल की बात करूँ तो अपने जो कारीगर है ना, वो चाइना के लेबर से कम नहीं है, इतना टैलेंट है उनके अंदर। बट जो चाइना का वर्क एथिक है और जो हमारा वर्क एथिक है, बहुत डिफरेंट है। हमारे साल के 20 हॉलीडेज अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं। हाँ, चाइना में बहुत स्ट्रिक्ट वर्क कल्चर है, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन है। स्ट्रिक्ट है या नहीं, बट वो डिसिप्लिन भी है सर, बहुत। वो खुद में उनके अंदर डिसिप्लिन है। और दूसरा, आप चाइना साल में कितने बार जाते हो? 3 बार सर। क्यों? सिर्फ स्टडी करने? सिर्फ स्टडी करने, प्रोडक्ट देखने के लिए। तो अभी भी आप कारीगर से काम तो कराते रहोगे जावेद भाई? अभी कारीगर से काम नहीं कराता हूँ, मैं उनको प्रोडक्ट दे देता हूँ। बट अभी हम लोग फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं। वो फैक्ट्री में हम लोग यही करने वाले हैं, जिन कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। किसी को अगर चाहिए कि मेरे लोकल कारीगर से बनाना है तो मुझसे हार्डवेयर ले लेंगे, उसकी वीडियो दे दूंगा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसका फर्मा दे दूंगा कि आप कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और अगर कोई है जिसको डेवलप करना है वो डिजाइन, तो मुझसे एक प्रोडक्ट खरीद के खोल के कॉपी पेस्ट करके वो अपनी मार्केट में बना सकते हैं। तो जो R&D में उनका टाइम लगता है ना, वो पूरा का पूरा टाइम बच जाएगा। बहुत सारे लोग R&D में फेल भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अलग स्किल से डेवलप कर पाते हैं। तो जब एक स्टैंडर्ड मिल जाएगा ना, उसके बाद जिसका स्किल है वो उतना बेटर करते चले जाएगा। और इंडिया के मार्केट में अगर आप नई चीजें दिखाते हो, नई चीजें लाते हो, तो लोग उसको बहुत मतलब दोनों बाहें फैला के आपको एक्सेप्ट करते हैं। बट क्या होता है, लोग ना नई चीजों के ऊपर अपनी एनर्जी और एफर्ट डालना ही नहीं चाहते। मैंने बहुत फोर्स करके एक बंदे को बोला था, उसको 6 महीना मैंने बोला है कि बनाओ। अभी उन्होंने जब बनाया एक प्रोडक्ट, ये बहुत बड़ा इंसाइट दे रहा हूं मैं बिजनेस का। हम लोग क्या करते हैं ना, मार्केटिंग पे दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं। उससे होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को पता चलता है कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है और कहां पे है। ट्रस्ट कहीं पे बिल्ड नहीं होता है, सिर्फ ये पता चलता है कि ये कंपनी है। विजिबिलिटी आता है, क्रेडिबिलिटी नहीं आता। क्रेडिबिलिटी नहीं आती है। लेकिन जब आप नए प्रोडक्ट बनाते हो ना, एवरी मंथ या हर 10 दिन पे, तो जो मार्केटिंग के लिए आपने बजट रखा था ना, उसी का पैसा लगा के आप जब नया प्रोडक्ट डेवलप करते हो ना, तो एंड ऑफ द डे वो प्रोडक्ट भी बिक जाता है और उसकी रीच इतनी ज्यादा जाती है, और उसके साथ साथ वो क्रेडिबिलिटी आपके अंदर की दिखती है। लोगों को समझ आता है कि ये स्टैंडर्ड का अगर काम कर सकता है तो ये क्लास बंदा है। तो अभी आपका मंथली सेल्स कितना है अंदाज से? एक और चीज ऐड कर दूं, इन्होंने जब ये प्रोडक्ट बनाया है, उसके बाद इनके कम से कम आई थिंक 3.5 मिलियन प्लस व्यूज आए हैं जब उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। 20 से 25 हजार फॉलोअर्स गेन हुए हैं उनके कारीगर के। और मेरे पास लोग बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक उनको नागपुर में लोग जानते नहीं थे। तो जो मैं यही बोलता हूँ कि आप मार्केटिंग में दुनिया भर का पैसा लगा रहे हो, वही पैसा निकाल के ना आप इनोवेशन में इन्वेस्ट करो, जहां पे आपका नॉलेज भी डेवलप होगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। तो अभी आपका कोर सेल्स कौन से एरिया से आता है और कितना सेल्स है अंदाज से? गुजरात से आता है, साउथ की तरफ से आता है, हैदराबाद और दूसरा हमारा यहाँ से मतलब महाराष्ट्र तो है ही है। और कौन से प्रोडक्ट से सेल्स आते हैं आपके? हमारे पास हार्डवेयर के बहुत आते हैं। हार्डवेयर में कोई कंपटीशन नहीं है ना, तो हार्डवेयर में हमारे पास बहुत आते हैं। और मंथली सेल्स कितना अंदाज? मंथली सेल्स में आज के डेट में हम लोग 35 के आसपास में चलते हैं। 35 करोड़, 35 लाख के आसपास में। करोड़ भी हो जाएगा। सब सेल हमारे पास इन्वेंट्री एक ही महीना टिकता है, क्योंकि फंड्स कम है तो माल बहुत फास्ट नहीं आता, बिकॉज इट टेक्स 45-50 डेज। तो वो माल का शॉर्टेज हमेशा मेरे पास रहता है। वो शॉर्टेज जिस दिन खत्म हो जाएगा तो हम इसको 1 CR प्लस कर सकते हैं। ठीक है, इतना है हमारे पास। 25-30,000 का डेटा है हमारे पास। कम से कम 300 प्लस या 500 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। इंडिया का कोई भी बड़ा ब्रांड अगर आप ले लो, वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। मतलब आप बहुत रेयर लोग होंगे। वहां तक कैसे पहुंचे आप? मैं आपको एक और इंसाइट देता हूँ सर। हमको अगर पता चलता है ना कि आप मुझे बहुत बड़ा बिजनेस देने वाले हो, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, एवरीडे आपको चेस करते हैं। अपना काम धंधा छोड़ के आपके पीछे भागते हैं, आपको चेस करते हैं कि आप मुझे कहीं ना कहीं से काम दे दो। जब मैं आपके पीछे बहुत भागता हूँ ना, एक दिन आएगा काम दे दोगे, बट वो रेस्पेक्ट के साथ काम नहीं दोगे। और मैं नहीं छोड़ूंगा। और जो जितना टाइम आपने जो एनर्जी और टाइम आपके पीछे लगाया है ना, वो टाइम एनर्जी अगर आप अपने काम को डेवलप कर लो, कि एक दिन आए कि आप उनके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करोगे या उनके बिजनेस में वैल्यू ऐड करोगे, आप मुझे फोन करोगे कि जावेद भाई आप मेरे पास आओगे कि आपके लिए काम है। मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड है, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं, उन्होंने मुझे 1 साल पहले फॉलोअप किया, रेट्स लिया, कोटेशन लिया, फिर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। हम लोग ने 2 बार 3 बार कॉल किया, बट रेस्पॉन्स नहीं आया, हमने छोड़ दिया। बट हम अवॉइड नहीं करते, फॉलोअप नहीं करते, बट अवॉइड नहीं करते। अपनी हर स्किल जो भी नया करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, आपको बताएंगे जरूर, किसी ना किसी तरीके से पहुंचाने की कोशिश करेंगे, फॉलोअप नहीं करेंगे।
जिस दिन आपको लगेगा कि एक वैल्यू ऐड करने वाली चीज आ गई, आपका कॉल आएगा। उनका 1 साल बाद मेरे पास कॉल आया है जिसमें बड़ी बड़े लोग काम करने के लिए तरसते हैं, नीलकमल, तो उनको भी जाता है क्या कुछ माल। तो वहां पे फॉर्म रजिस्टर करने से पहले उन्होंने सब कुछ लिखा है कि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला इस कंपनी में काम तो नहीं करता है। ये सारी चीजों पे टिक करने के बाद वो बिजनेस मुझे मिला है। क्या बात है, यानी उनके भी स्ट्रिक्ट एक केवाईसी होता है। हाँ, अब कि मुझे मतलब यस हाँ, मतलब सही तरीके से वेंडर बने, मतलब कोई इन्फ्लुएंस Setting. करके या कोई सेटिंग के थ्रू ना बन पाए। तो वो चीजें तब हो पाई क्योंकि मेरा यही माइंडसेट था कि मुझे कभी किसी को फॉलो नहीं करना है, हमेशा अपने काम को डेवलप करते जाना है। आपका एक थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने अपने स्टाइल को, अपने एनर्जी को, इनोवेशन को प्रोडक्ट बोलेगा हाँ, और लोग सामने से आएंगे और हम टच में रहेंगे। हमारा स्वभाव ऐसा है कि लोगों को हमसे काम करने मजा आएगा, हम भीख मांगने नहीं जाएंगे नहीं काम जाएंगे। का, लेकिन हमारे पास कोई आएगा तो उसको प्यार तो से नेक्स्ट लेवल का रेस्पेक्ट देंगे सर। क्या बात। पूरा 3 घंटा 4 घंटा अगर मेरे पास बैठते हैं, बॉम्बे के बाहर से कोई क्लाइंट आ जाए, मैं उनको बोल के रखा हुआ, कोई भी क्लाइंट आएगा मुझे इन्फॉर्म करो, मैं उनके साथ बैठूंगा। उनके साथ 2 घंटा ले, 3 घंटा ले, लंच टाइम है तो लंच करेंगे। मतलब क्योंकि वो एक ही बार विजिट करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। तो Relationship मेरा बन थॉट जाएगा। प्रोसेस क्या है, मैं किस तरह का इंसान हूँ, मेरे पीछे का विजन क्या है, वो क्योंकि मुझे समझ गए अगर वो, तो उन्हें समझ आ गया कि इनके साथ बिजनेस करना है या नहीं। Yes. और दूसरा मैंने एक चीज और किया है सर, ऑन टेबल जब हम बैठते हैं ना, तो मैं ऑन टेबल सेल नहीं करता हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं, ऑन टेबल ये क्रैक होना चाहिए, बट मैं नहीं करता हूँ। क्यों? बस। क्योंकि अभी मेरे साथ बैठे हुए आपकी इमोशन बहुत हाई रहेगी, आप सोचोगे कुछ ना कुछ ऑर्डर दे ही देता हूँ, बंदा बहुत अच्छा है। बट घर जाने के बाद सोचोगे अरे यार, इससे Regret. सस्ता तो मुझे वहां मिल रहा था, Regret. मैंने इनसे क्यों लिया। Regret. एक ही प्रोडक्ट आपको सस्ता लग सकता है, दूसरे बंदे को महंगा लग सकता है। बिल्कुल। रीजन ये है कि आप हो सकता है कहीं से आप मेरे से सस्ता सोर्स कर रहे हो, वो बंदा कहीं और से सोर्स कर रहा है जो ज्यादा महंगा है, तो मेरा प्रोडक्ट उनको सस्ता नजर आएगा, आपको महंगा नजर आएगा। जब आप ऑन टेबल सब कुछ डिस्कस करके सारी चीजें समझ के जब आप घर जाओगे एंड जब डिसीजन लोगे कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट यहाँ सस्ता भी मिल रहा है और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि एक वैल्यू मुझे मिलेगा, मतलब गलत प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तब जब आप मुझे कॉल बैक करोगे ना, तो वो मेरे लाइफ टाइम का रिलेशन होगा। और अगर ऑन टेबल बेच दिया आपको, तो आप मुझसे भागोगे कि ये कहीं ना कुछ चिपका देंगे मुझे। तो एकदम जेन्युइन बेस्ड सेल्स आप करते हो। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो कोविड के बाद जावेद भाई फंड्स तो लगे रहेंगे, तो फंड्स तो बिजनेस से ही आए, और किधर से कोई लोन कोई फंडिंग आपने उठाया, बैंक लोन्स कुछ? कोई फंडिंग से कहीं से नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम पे शायद फंडिंग मिलती भी नहीं, और किसी जानने वाले से मांगेंगे तो पहले ही भागते थे, क्योंकि अब पता है कि कुछ ना कुछ मांगेंगे। तो बट हाँ, मेरा एक चीज रहा है कि कोई जो बहुत करीब का इंसान है और जो मुझे पता है कि वो फ्यूचर में बोल सकता है कि अरे यार ये सिचुएशन में तो मुझे एक बार बोलना चाहिए, तो मैं पहले ही उनको बोल देता हूँ कि कल जब मैं कहीं रहूंगा तो वो मुझे ये वर्ड नहीं बोलेंगे कि अरे यार इतने बुरे दौर से गुजर रहे थे, एक बार बोलना था। तो मैं वो आंसर मुझे चाहिए, उनसे वो पैसा नहीं चाहिए था, वो आंसर मुझे चाहिए रहता है। क्योंकि उस टाइम पे भी जब शुरुआत का टाइम था तो मैं काफी लोगों से हेल्प मांगा था, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं। तो आज भी आपके पास किसी ने होप दिया था, जिसकी वजह से मैं 10,000 रुपया डिपॉजिट दिया था वडाला में, और उन्होंने वो पैसे नहीं दिए, और वो डिपॉजिट का वो मतलब टोकन अमाउंट दिया था, वो टोकन अमाउंट का पैसा भी डूब गया था। और वो मेरे बहुत करीबी इंसान में से है। आज वो मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये, बट वो यहाँ हिट नहीं होता है। तो मैं जब जरूरत थी तब खड़े नहीं रहे, तो उम्मीद नहीं देते, आप उम्मीद नहीं देते नहीं तो आज भी कोई लोन्स नहीं है, कोई लोन्स, और आप बैंक लोन्स भी नहीं लेते हो अभी? बैंक लोन्स भी नहीं लेते, तो अभी कुछ भी नहीं लिया है। बीच में वाइफ की कुछ ज्वेलरी मैंने सेल किया था, जब मुझे चाइना से इंपोर्ट करना था प्रोडक्ट, तो शॉर्ट पड़ रहे थे, तो थोड़ा बहुत अमाउंट वाइफ की ज्वेलरी बेच के लिया था, बट उससे ज्यादा मैंने उसको, मतलब उससे ज्यादा नहीं, बट उसके आधे तो मैंने दे ही दिया है। बट वो जब चाहे तब मैं उसे दे सकता हूँ, ये सिचुएशन में हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि देखो मेरे पास इतनी फ्रेंचाइज की इंक्वायरीज है, मैं वहां से पैसा ले सकता हूँ, आएंगे उसके ऊपर। वो है कि आपका बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान, वो नहीं करना था मुझे। करंट टीम साइज क्या है आपका जावेद भाई? 10 लोग है सर। 10 लोग है, 10 फुल टाइम है। फुल ठीक है। टाइम है। मार्केटिंग का आइडिया कहाँ से आया? 3.25 लाख फॉलोवर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हजारों फॉलोवर्स, मिलियंस में व्यूज, 2-3 रील्स आपके 5 मिलियन 3 मिलियन वॉट एवर है सर 18-20 मिलियन भी गए हैं, क्या आपने देखे नहीं होंगे, नीचे के होंगे। 18-20 मिलियन, क्या बात है जावेद भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कहाँ से आइडियाज है, कैसे शूट करते हो? और मुझे लगता है हर बिजनेस में कंटेंट चाहिए, हर बिजनेस में कंटेंट डिपार्टमेंट लगेगा, हर बिजनेस में। तो 2021 में सर शायद कोई नहीं सोचता कि सोशल मीडिया बिजनेस के लिए वर्क करेगा। यस, कोई मैं कभी भी ना थोड़ा सा आगे की तरफ देखता हूँ। मेरे साथ अगर मैं पीछे का फिर लंबा होगा थोड़ा, लेकिन पीछे का बताऊं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या कुछ और 1-2 स्किल थी जिसके बारे में बात होती थी।
बट उस टाइम पे भी मुझे सेंस था कि आज इतने सारे लोग इसके पीछे भाग रहे हैं ना, सिविल इंजीनियर्स की, तो इतना लोग इसके पीछे भाग रहे हैं तो ना, आगे जाके इसकी डिमांड बहुत कम होने वाली है। और ये मुझे तब वो सेंस थी, स्ट्राइक हो गया। तो पता नहीं शायद यहाँ पे भी मुझे वो सेंस था कि वो सोशल मीडिया वर्क करेगा कहीं ना कहीं, और इससे मैं रीच कर सकता हूँ। कब से स्टार्ट किया पोस्टिंग? और सबसे बड़ी चीज मैंने क्या करा था पता है, लोग है ना प्रोडक्ट बेचने के पीछे भागते हैं, मैं क्या कर रहा था पता है, प्रोडक्ट मत लो, मुझे फॉलो कर लो, मेरे चीजों को देखो, आपको जिस दिन लगेगा आप कहीं ना कहीं मेरे साथ कनेक्ट होगे, क्योंकि एक बंदा जब आपके साथ कनेक्ट हो गया ना, आपकी चीजें रोज देख रहे हैं ना, नहीं हो, बेचने का फोकस नहीं रखता हूँ, आप इन्हें एजुकेट करते हो और नए डिजाइन दिखाते हो। एजुकेट करता हूँ और नई डिजाइन दिखाता हूँ ताकि आप कनेक्टेड रहो। क्योंकि देखो आज आपकी रिक्वायरमेंट है, आज नंबर सेव कर लोगे, हो सकता है आज रिक्वायरमेंट ना हो, 6 महीने बाद हो, बट आपने सेल्स पिच आज देखा, नंबर सेव कर लिए, 6 महीने बाद आप भूल जाओगे। जब आपकी नीड होगी तो आपको मेरा नंबर नहीं मिलेगा, याद नहीं रहेगा, बट जब आप फॉलो कर लोगे ना तो आप कनेक्टेड रहोगे, हर हफ्ते स्टोरी। और अगर कुछ अच्छी चीज लगी मेरे अंदर, कुछ अच्छा चीज आपको लगा कि बंदा बहुत अच्छा जा रहा है, तो एक ना सॉफ्ट कॉर्नर मेरे लिए बिल्ड होता है, जो लोग मेरे लिए मार्केटिंग करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, मैं एक इनसाइट देता हूँ, व्हेन यू गेट पीपल टू फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया, जब आप लोगों को सामने से विलिंगली पुश करते हो, और पुश करने के बाद वो अनफॉलो नहीं करते, वो धीरे धीरे आपसे कनेक्ट होते हैं, आपके स्टोरीज देखते हैं, आपके रील्स देखते हैं, आपके पोस्ट देखते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, दे गेट एंगेज टू यू, और आपकी कंपनी, आपका पोजीशनिंग उनके सुपर कॉन्शियस माइंड में आता है, विच इज क्विक मेमोरी। यानी जब भी पेन पॉइंट आया, पहला नाम फैसिनेशन बाय जावेद, किसी दोस्त को पेन पॉइंट आया, फैसिनेशन बाय जावेद। तो सोशल मीडिया पे कंटेंट पे इमोशनली एंगेज करना, ये आहा मोमेंट। और इसलिए आप देखो हर एक जन, हर कंपनी, हर बिजनेस कंटेंट गेम खेल रहा है, इंक्लूडिंग जोमेटो, इंक्लूडिंग एवरीवन। हर एक आदमी को कंटेंट गेम खेलना पड़ेगा। क्यों? ये आईपीओ के पहले शार्क टैंक पे आते हैं फाउंडर्स, मार्केटिंग, इमोशनल एंगेजमेंट, ब्रांडिंग के लिए। तो आई थिंक आपने कंटेंट गेम खेला, बहुत बढ़िया से खेला, और खुद से शूट करते थे। बोलिए। एक और चीज ऐड कर दूं, हम लोग ये बोलते हैं ना कि जब आप बहुत ईमानदारी से काम करते हो तो लोग, ईमानदार लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, ईमानदारी हम लोग कहां तक लेके जाते हैं पता है? जब नया नया बिजनेस में घुसते हैं ना, तो बहुत ईमानदारी दिखाते हैं और बहुत ईमानदारी से बात करते हैं। जब हम ईमानदारी से बात करते हैं ना, तो लोगों को प्रोडक्ट आपका महंगा होगा, क्योंकि जब आप ऑनेस्ट चीजें देने वाले हो तो आपका प्रोडक्ट हाई होगा, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा है कि मैं क्वालिटी दूंगा। अब आपकी कोई ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है नहीं जिसपे वो आपको एक्स्ट्रा पे करे या महंगा आपसे खरीदे, तो लोग ऑर्डर नहीं देते, आपको बिजनेस नहीं देते हैं। तो आपको धीरे धीरे आप क्या करते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है, तो आप अपने एथिक के साथ धीरे धीरे नंबर वाइज कम करते चले जाते हो। फिर आप आ जाते हो रेगुलर मार्केट की तरफ। जब रेगुलर मार्केट की तरफ आते हो तो अगेन आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, फिर लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, फिर लोग कहते हैं बातें बड़ी बड़ी किया और लास्ट में आके वहीं पे रुका। अब क्या होता है, आप शुरू में जब अच्छी अच्छी बातें करते हो ना, तो लोग आपके साथ कनेक्ट ही नहीं करते। क्यों? वो सबको मालूम है कि शुरू में हर कोई अच्छी बातें करता है, बट जब आप ओवर द ईयर लेके जाते हो, और फिर एक आदमी, आप बहुत ज्यादा बिजनेस शुरू में नहीं आएगा, बट एक बंदा लिया, वो 10 लोगों को बोलेगा यार अच्छा था प्रोडक्ट, फिर वो बोलेगा, फिर वो बोलेगा। जब आपके मार्केट में एक चीज हो जाएगी ना कि भाई ये बंदा जो बोलता है ना वो करता है, डिलीवर करता है, वो डिलीवर करता है, ये जिस दिन बिल्ड हो जाएगा ना, उसके बाद आप सपोर्ट देखो सर, जो आपको गाली दे रहा होगा ना वो भी आपके पास आके बैठेगा। तो हमने वही चीज रखा था कि अभी नहीं रिजल्ट मिले, लेकिन आगे जाके उसका रिजल्ट मिलेगा। आज तो रिजल्ट दिख रहा है ना, वी हैव ए गुड प्रॉफिट, गुड कैश फ्लो, बहुत अच्छा। हल्का अगर आपको फंडिंग सपोर्ट मिल गया, कुछ आप अपने, अगर मुझे चाहिए, मैं ओपन बोल दूं तो शायद मुझे फंड्स भी मिल जाएगा। हाँ, वर्किंग कैपिटल लेना चाहिए, हाँ, बट आपके कुछ खुद के एक एथिक्स है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, जिनसे आप लोन्स नहीं लेते हो, वी रिस्पेक्ट। लोन्स के अलावा भी लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। अरे वाह। मेरा अभी, अगर मैं आपको एक और अगर चाहे तो मैं दिखाओ प्लीज। हाँ सॉरी, एक सेकंड। हाँ, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग शुरू में मुझे कहते थे कि क्या कमाया और क्या कमाओगे। ये मैंने कमाई है सर। मैं एक बार खाली ओपन करूं, आपका ये फ्रेंचाइज का है, दूसरे टैब में ये मैं ओपन कर रहा हूं, आपको दिख गया रिव्यू रिस्पॉन्सेस। हाँ, 2 रिस्पॉन्स और आए हैं मेरे पास। ये फिल किए हुए फॉर्म है और जो कॉल पे बात हुआ है वो अलग है। इन्होंने एक गूगल पे फैसिनेशन सिटी का फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म करा है, जिसके कुछ सेक्शंस है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल। 3 अमाउंट सेट किए, 10 लाख, 25 से 30 और 60 से 80। वो बताओ, 10 लाख लिख लीजिए डेडिकेटेड सेक्शन इन योर एग्जिस्टिंग, 30 लाख डेडिकेटेड ब्रांड शॉप, 60 to 80 lakhs रीजनल होलसेल सप्लायर। कितने एप्लीकेशंस आए अगर देखो, मैं समरी अगर देखो, बहुत सारे आए आंसर्स में, तो करता हूँ, बट ये इंटरेस्टिंग है देखने के लिए मुझे, कितने एप्लीकेशंस आए आपको इसके लिए। तो आर यू करंटली रनिंग अ बिजनेस? कितने लोग, 92% करंटली रनिंग बिजनेस में है,
78%, they has got more than 90 responses ज्यादा है. 78 से 80% पीपल ऑलरेडी फर्नीचर हार्डवेयर इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं. लोकेशंस हैदराबाद, पुणे, विशाखापट्टनम. यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अरे फैंटास्टिक. 60% लोग 10 लाख के लिए आ रहे, 25% 30 लाख के लिए आ रहे, 10% 80 लाख के लिए आ रहे. यानी 90 में से 10 9 जन सप्लाई शॉर्टलिस्ट करके 2 भी कर दोगे तो पैसा मिल गया और आपका ये सप्लाई हो गया, फंड्स मिल जाएगा. एंड ये सबसे इंटरेस्टिंग, हाउ डिड यू हियर अबाउट फैसिनेशन? 95.4% सोशल मीडिया. देखो, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग इसे कहते हैं. जीरो कॉस्ट मार्केटिंग में अब 95% यानी 90 लोग के आप 95% पकड़ लो, यानी 85 लोगों ने जावेद भाई को सोशल मीडिया से पहचाना है, एंगेज किया है, कनेक्ट किया, उनसे प्यार करते हैं, एंड दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट 10 लाख से 80 लाख के पीछे प्योरली बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन गेम. आई थिंक बढ़िया है. एनी अदर कमेंट्स? अमेजिंग मार्केटिंग, ऑलरेडी मेट यू इन पर्सन, फ्रेंचाइजी मॉडल है, ऑलरेडी वर्क विथ यू, लव यू सर, रेडी टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड इन साउथ, प्लीज गिव मी चांस, आई सपोर्ट योर वर्क. ये है सब, जस्ट नीड मोर डिटेल्स, कोलैबोरेट करना है हमको, आपके साथ जोड़ लीजिए, हमारा लाइव बना दीजिए. आई एम लिविंग इन अ स्मॉल टाउन, ऑल नियरेस्ट हार्डवेयर बॉट फ्रॉम हिस्सर विच इज 72 किलोमीटर्स अवे, सो प्लीज प्रोवाइड अस फ्रेंचाइजी मॉडल, ट्राई टू गिव अस लो अमाउंट, हम धूम मचा देंगे. नीड फुल प्रोडक्ट नॉलेज, डिस्कशन, मोर देन 200 वर्कशॉप्स आर देयर, आई एम एन आर्किटेक्ट, प्लीज कॉल बैक सर, काम करने का मौका दीजिए. ये है कमेंट्स, मैं जो पढ़ रहा हूँ ये कमेंट्स है इनके. दिस इज अमेजिंग. ये लाइव एग्जांपल, आप रिस्पॉन्सेज देखो, 90 जितने रिस्पॉन्सेज है, आई एम सो प्राउड. ये कमाया कि पीपल आर रेडी टू ट्रस्ट यू. तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अब फ्रेंचाइजी शायद आप इसके लेना चाहते हो कि आपका अभी भी एक पेन पॉइंट है कि मैं अपना सर्विस और बेटर कैसे करूँ, खास करके डिलीवरी लॉजिस्टिक्स. तो अगर फ्रेंचाइजीज हो जाएंगे तो ब्रांड भी स्ट्रांग हो जाएगा, सामने वाले कारीगर को अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और आपका डिलीवरी सर्विसिंग फास्ट हो जाएगा. विन विन है. और आपको इंडायरेक्ट फंडिंग भी मिल गया, वर्किंग कैपिटल मिल गया. करेक्ट. वेरी गुड. हाउ विल यू एंश्योर कि जो कारीगर या जो भी आपसे ले रहे हैं वो भी ग्रो करे और लॉन्ग टाइम आपके साथ जुड़े? क्योंकि फ्रेंचाइजी में क्या है, बन तो जाते हैं, सस्टेन नहीं करते यूजुअली. तो वो लॉन्ग टर्म कैसे आपके साथ जुड़े, 10 साल 15 साल, और वो भी कैसे कमाए? जैसे फॉर एग्जांपल MBA कॉफी वाला आया था, 25 लाख रुपए लोगों ने फ्रेंचाइजी फी दी, 1 साल के अंदर बंद हो गए और कमाया भी नहीं, गाली दिया. अपने साथ ये नहीं होगा, तो आपने ऐसे क्या प्लानिंग किया? मैं फ्रेंचाइज मॉडल शुरू किया था, आपसे बात हुई थी मेरी आई थिंक 6-8 महीना पहले कि हम फ्रेंचाइज का प्लान कर रहे हैं. बिल्कुल. मैंने वीडियो भी बना दिया. Yes. बहुत सारी मैसेजेस आए थे मेरे एरिया में. पर जब उसके पीछे काम करना शुरू किया ना, तो मुझे बहुत चैलेंजेस दिखे. और मुझे यही था कि ऑलरेडी चैलेंजेस के साथ अगर मैं फ्रेंचाइज में जाता हूँ तो फ्रेंचाइज करते हुए और चैलेंजेस आएंगे जो शायद हम हैंडल ना कर पाए. तो पहले आपने जो रेफरेंस दिया था उनके साथ बैठ के बहुत लंबे लंबे डिस्कशन किए, क्या चैलेंजेस आ सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसको कैसे हैंडल करेंगे, वो सारी चीज़ों के ऊपर काम किया, डॉक्यूमेंट बनाया, खुद कुछ रफ चीज़ें की कि इसको कैसे कैटर करेंगे, वो सारा करने. क्योंकि मेरा मार्केट बहुत अलग है, इसमें बड़े बड़े ब्रांड का अगर आप देखोगे तो फ्रेंचाइज मॉडल नहीं चल पाया है. तो हम क्या करें कि चल जाइए. मैंने बहुत स्टडी किया कि क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकते हैं. तो बहुत सारी क्लैरिटी मिली. उसके पीछे का ये भी रीजन था फैक्ट्री जो डालने का, क्योंकि मैंने एक चीज सोचा कि हम इकोसिस्टम अगर बिल्ड कर देते हैं तो हर कोई कमाएगा वहां पे. इकोसिस्टम ये था कि यूनिक हार्डवेयर और एक्सेसरीज जो लेके आते हो, ये कोई टीच नहीं कर पाता है, कोई एजुकेट नहीं कर पाता बनाना कैसे है. और लोग इसलिए नई चीजें डेवलप नहीं करते हैं क्योंकि ना उनके पास टाइम है और ना शायद वो कर पाएंगे. तो हमने सोचा कि ये हार्डवेयर लाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, वीडियो शूट कर लेंगे, फर्मा क्रिएट कर लेंगे. ये 2 चीजों से उनको कोई R&D करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा उठाए और बनाए. इसमें अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लॉयल कस्टमर होंगे उनको ये फर्मा और वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे. जो लॉयल नहीं होंगे उनको हम ये चार्ज करेंगे. तो जब हम अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे. दूसरा ये था कि जब हम फ्रेंचाइज मॉडल पे जाएंगे, 2 चीजें थी. एक, आप किसी ना किसी से माल खरीद ही रहे हो, अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट मैं आपको सप्लाई कर देता हूँ, इवन उससे सस्ता दे दूंगा जिससे आप मार्केट में खरीद रहे हो. मोस्ट प्रोबेबली आपको वो प्रोडक्ट मैं सस्ता दे दूंगा, उनसे भी सस्ता आपको ये प्रोडक्ट दे दूंगा. साथ में ब्रांड क्रेडिबिलिटी दे दूंगा, ट्रस्ट दे दूंगा. उसके लिए मैं सिर्फ 5 लाख डिपॉजिट ले रहा हूँ कि 5 लाख मेरे पास डिपॉजिट रहेगा, बाकी सारा प्रोडक्ट आपको दे दूंगा. और उसमें भी हो सकता है मैं कई बार आपने फोन किया तो माल भी भेज देंगे, आप 2 दिन बाद पेमेंट कर दो. 5 लाख हम डिपॉजिट इसलिए ले रहे हैं कि मेरे ब्रांड वैल्यू को हैम्पर नहीं होना चाहिए. क्योंकि जो ट्रस्ट के साथ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, आपकी शॉप पे जाने के बाद वही एक्सपेक्टेशन वहां पे रखेंगे. तो वो चीजें वहां पे मिलनी चाहिए. तो वो डिपॉजिट हम लोग ले रहे हैं. अब क्या होगा, मेरे पास बिजनेस आए या उनके पास बिजनेस आए, यहाँ पे भी बिजनेस आए और उनके एरिया का अगर बिजनेस है, उनके आसपास का पूरा सर्कल, तो हम ये बिजनेस उनको फॉरवर्ड कर देंगे.
वो वहां से डिलीवर कर देंगे। तो अपना जो बिजनेस है, जो मेरी सर्विस 4 दिन बाद प्रोडक्ट पहुंचती थी, अब मैं ओवरनाइट कस्टमर को डिलीवर करा क्या दूंगा। बात है। तो कस्टमर मुझसे जो ट्राई करते थे कि यार इतना टाइम मेरे पास नहीं है, कस्टमर उतना वेट नहीं करेगा, वो सारे कस्टमर हमारे हो सकते हैं। दूसरे ये था कि बिना देखे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अब उनके शहर में जब वो शॉप होगा तो जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे और प्रोडक्ट देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा, हाँ ये यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ मेरे हैंडल्स फिट होंगे, यहाँ कपड़ा, यहाँ सीट, ये तो वो वहां कनेक्ट कर पाएंगे जब उनके पास वो हार्डवेयर होगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, लोग एक सैंपल मंगा के ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे उनको ट्राई नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट स्टोर पे जाएंगे, देख देखेंगे, लेंगे। लगा कॉन्फिडेंट है तो लेके गए, नहीं कॉन्फिडेंस है तो छोड़ दिए। तो डिस्प्ले, कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर एक्सपीरियंस, सर्विस से बढ़ जाएगा, विन विन है। और आप, बिकॉज आई थिंक आपका सोशल मीडिया ब्रांड इतना स्ट्रांग है, परचेज इतना स्ट्रांग है, आप अभी फैक्ट्री खुद सेट कर रहे हो यस, कि एंड टू एंड आप और क्वालिटी और प्राइसिंग पे काम कर सको, करेक्ट, तो आपके साथ जुड़ा फ्रेंचाइजी आपको छोड़ नहीं सकता, हाँ, क्योंकि उसको आपके ब्रांड से फायदा है, ब्रांड, उसको आपके प्रोडक्शन से फायदा है, करेक्ट, और उसको भी कमाएगा, क्योंकि वो एरिया से जो आपको डायरेक्टली आपके सोशल मीडिया के कारण बिजनेस मिल रहा है, वो भी आप उसे पास कर रहे हो। वो एथिक्स मुझे मैं जानता हूँ। सर मैंने 2 चीजें और करी है। बोलना भाई। 6 मंथ के अंदर मैं आपको पहले मंथ से मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि किसी को लॉस में जाना ही ना पड़े। हम बिजनेस इतना फॉरवर्ड करेंगे आपको, लेकिन फिर भी 6 मंथ के अंदर अगर आप बिजनेस छोड़ते हो तो फिर मैं आपके लिए खड़ा नहीं हूं, क्योंकि आपने उतना एनर्जी और एफर्ट नहीं दिया। सिर्फ मेरा भी टाइम खराब किया और आपका भी टाइम आपने खराब किया। लेकिन 1 से 1.5 साल के अंदर अगर मैं आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाता हूं तो वो पूरा का पूरा माल, उस वक्त का जो वैल्यू होगा, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा, पूरा का पूरा माल वापस लूंगा। आपसे लिया हुआ 5 लाख का जो डिपॉजिट है वो पूरा का पूरा आपको रिफंड करूंगा, अगर ये 1.5 साल में मैं आपको उस लेवल तक नहीं लेके जा पा रहा हूँ। ये अपना कॉन्फिडेंस, तो ये कॉन्फिडेंस भी है और एश्योरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई पैसा लगा रहा है मेरे पीछे, देखो मेरा पैसा डूब जाएगा ना तो कोई नहीं बोलेगा और ये आवाज कहीं तक नहीं पहुंचेगी, मैं अपने आप में हजम कर लूंगा। लेकिन आपका पैसा अगर डूब गया ना तो पूरी दुनिया को पता चलेगा, और अपने को भी अच्छा नहीं लगता, और अपने को भी नहीं अच्छा लगता है। फैक्ट बात है कि सबसे पहली चीज तो वही है कि भाई मैं भी यही सोचूंगा कि मेरा भी वो नाम खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा, वो तो मेरी चीज है कि मुझे बुरा लगेगा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे बुरा लगेगा तो शायद उस बात को लोग रिलेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो बट रेप्यूटेशन और एथिक्स को बचाने के लिए आप ये कर रहे हो। हाँ, आई थिंक आपकी जर्नी में समराइज करता हूँ। आई थिंक फैंटास्टिक जर्नी। एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जज्बा रखो, स्किल पे इन्वेस्ट करो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो कंफर्ट जोन में मत जाना। मर्सिडीज और एसी की आदत परमानेंट मत लगाना, जब है तब एंजॉय करो, नहीं है तो चलना भी पड़ेगा, गाली भी खाना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर रहो। बुरे टाइम पे जो आपके साथ खड़ा रहे वही आपका रियल फ्रेंड है। अच्छे टाइम पे तो सब एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। बिजनेस में मेहनत करो, ऊपर वाला रास्ता देगा। और जैसे इन्होंने कहा था अपने यूनिकनेस पे काम करो, इन्होंने 2 यूनिकनेस पे काम किया। एक था इनोवेशन, कि डिजाइन इतना मजबूत बनाओ कि सामने से इंक्वायरी आए। सेकेंड इज रिलेशनशिप, हम सामने भीख मांगने नहीं जाएंगे, बट जो अपने पास आता है और हमारे साथ कनेक्टेड है उसको इतना भरपूर प्यार रिस्पेक्ट देंगे तो वो हो जाएगा। एंड थर्ड, आपका 0 कॉस्ट ब्रांड बनने का तरीका आपका मोबाइल है। उसको अगर राइटली यूज करो, पूरा दिन रील टाइम पास नहीं, राइटली यूज करके सोशल मीडिया पे अगर आप ब्रांड बनते हो तो आपको भी 90 इंक्वायरीज आ जाएंगे, जहां पे लोग सीरियसली 10 लाख से 90 लाख 80 लाख स्पेंड करने के लिए तैयार है। लास्ट सेक्शन में जाते हैं। सर, आपने राइस हैबिट मेंटोरिंग, मेरी टीम का मेंटोरिंग क्यों लिया, क्या जरूरत था आपको? हाँ सर, सिस्टम आपको पता है एक बार फेल हो चुका था सिस्टम में, है ना, तो वो सिस्टम मुझे चाहिए था। बहुत सारे लोग मेरे आसपास का जो सर्कल है वहां पे लोग ये सोचते हैं कि अननेसेसरी अब क्या पढ़ना है, अब क्या सीखना है आपको। बट मेरा माइंडसेट तब से था कि जो चीज में मैं कमजोर हूं उसको मुझे सीखना है, और कोई भी चीज मुझे चाहिए तो मेरी टीम को देने से पहले मैं खुद सीखूंगा, फिर मैं टीम को फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि जब मेरा नॉलेज रहेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते चले जाऊंगा। तो हर एक चीज में मास्टर नहीं हूं, लेकिन 2-3 चीजें पकड़ी है जिसमें मुझे मास्टर बनना था, बाकी चीजों में बेसिक नॉलेज तो मुझे चाहिए। आपके साथ जब मैं जुड़ा तो वो जो मतलब बहुत सारे लोग वीडियो से आपको एजुकेट करते हैं, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, आप सबको पता है। जब हैंड होल्डिंग होता है तो आप 4 जो गलती करते हो ना उसका करेक्शन एक बंदा वहां पे बैठा हुआ है, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। अभी हमारी मेंटोरिंग खत्म भी हो चुकी है, फिर भी मैंने गौरव सर को फोन किया था कि मुझे 2 घंटे का टाइम चाहिए, क्योंकि हमारा फ्रेंचाइज मॉडल है, मुझे उसके ऊपर बहुत सारी चीजें बात करनी है, हम कैसे कर सकते हैं, तो प्लीज वो 2 घंटा मुझे निकाल के दो। कभी ना नहीं बोलेंगे, उन्होंने ना नहीं बोला, परसों का हमने टाइम सेट किया है कि हम आएंगे, बैठेंगे। तो वो जो हैंड होल्डिंग से आपसे जो सीखा है ना, एक्चुअली वो मुझे फ्रेंचाइज मॉडल पे पुश भी किया है, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ाया है। और मुझे जो आपका एक और चीज थी जिसपे आप डेटा
स्टडी करते हो, वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब तक आप डेटा स्टडी नहीं करते हो तब तक आपको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जब डेटा आपके पास होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट मेरा बिकेगा, मैं मेरे फ्रेंचाइज को कितना बिजनेस दे सकता हूँ, कौन से एरिया से मेरा कितना बिजनेस आ रहा है। वो मॉनिटरिंग करने की वजह से ये कॉन्फिडेंस आ पाया कि हाँ, अब हमें फ्रेंचाइज मॉडल पे जाना चाहिए। बिल्कुल। और हमने आपको पॉडकास्ट के इसके लिए चूज किया कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप कोई भी बैकग्राउंड के हो, अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर भूख है, राइट कनेक्शंस, राइट मेंटरिंग मिल जाता तो आप स्केल कर सकते हो। मैं दुआ करता हूँ कि नेक्स्ट 1000 डेज में आपके 100 हैप्पी सक्सेसफुल ब्लेसिंग फ्रेंचाइजी हो जाए, जो भरपूर वैल्यू दे आपको। और एक लास्ट आपसे टिप मैं लेना चाहता हूँ कि जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स देख रहे हैं या अनएडुकेटेड एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं जो जज्बा रखते हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? आप प्लीज बताइए। मेरा ना एक ही एडवाइस है सबके लिए कि बहुत सारे लोग पैसा का इंतजार करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि यार पैसा नहीं है इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो है, जितना जल्दी आप बिजनेस की जर्नी या एंटरप्रेन्योर की जर्नी शुरू कर सकते हो, उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए आपको कॉलेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे जो भी वक्त मिलता है उतने टाइम में कुछ ना कुछ करते रहो, हसल करते रहो। उससे आपको एटलीस्ट एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे करना क्या है और कौन से बिजनेस में या कौन सी चीज में मुझे मजा आ रहा है, या मैं कौन सी चीज है जो लाइफ टाइम कर सकता हूँ। आपको मजा आ रहा है या नहीं, बट लॉन्ग टाइम के लिए कौन सी चीजों में मैं जा सकता हूँ। जब आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी ना, उसके बाद आप उसके ऊपर मेहनत कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन लेने से पहले कि मुझे करना क्या है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, डिसीजन लेने से पहले आप श्योर कर लो कि ये मैं लंबा चलाने वाला हूँ। जब लंबा चलाने वाले हो तभी उसके अंदर घुसना, अदरवाइज इंटरेस्ट मत लेना। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप पलट के देखना ही मत। जितने चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वो चैलेंजेस एक एक करके जब सॉल्व करते जाओगे ना, तो आपका जो कॉम्पिटिटर होगा या जो आपसे बड़ा होगा, जब आप एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके ऊपर जाते जाओगे ना, तो पीछे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते जाओगे। क्योंकि हर कोई इन चैलेंजेस को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ता है। जो मजे मजे में चीजें मिलती है लोग वही एक्सेप्ट करते हैं, बट चैलेंजेस जब आता है तो छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन मैंने भी अपने आप को जो ग्रो किया है, जब जब कंप्लेन्स आए अपने आप को बेटर किया, बेटर करते गया। आज भी जो कस्टमर का कंप्लेन आता है एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, बट सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोगों के साथ इतना कनेक्टेड है। अगर मैं वीडियो भी डालूंगा और शायद मेरे सोशल मीडिया पे भी अगर जाके देखोगे तो एक बंदा हमारे लिए गलत नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि हम कभी ऐसी चीज करते ही नहीं जहां पे हम एक्सेप्ट ना करें खुद कोई भी गलती अगर मेरी हो रही है। तो सबसे बड़ा मैं जो आपको सलाह देना चाहता हूं कि एक बार डिसाइड कर लिया ना कि ये करना है, लग जाओ उसके पीछे, फिर आगे पीछे सोचो मत, उसको डेवलप करते जाओ। कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से आपको इनकम नहीं मिलेगा। आज के डेट में देखो, फोटोग्राफर को भी पैसा नहीं मिलता था एक टाइम पे। आज देख लो वो फोटोग्राफर्स कितने पैसे बना रहे हैं। मोनेटाइज करने का तरीका ढूंढो, आपके पास पैसे आएंगे। लेकिन हर 6 महीने में बिजनेस चेंज करते रहते हैं लोग, वहां पे आप नहीं टिक पाओगे। और आप अपने आप को जितना मास्टर बना लोगे ना, उतना बेटर होगे, उतना कंपटीशन बीट कर लोगे। तो मेरा यही चैलेंज है। और दूसरा, पैसे का इंतजार कभी मत करना कि पैसा आएगा तो बिजनेस करूंगा, क्योंकि आप करोड़ों नहीं अरबों रुपए भी लगा लो, आपके बिजनेस में एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास 10 रुपया नहीं है। उस टाइम पे आपको अपनी टीम को संभालना है, अपने एक्सपेंसेस संभालने हैं, बाकी चीजें संभालनी है। तो अगर हमेशा पैसे के साथ बिजनेस किए हो तो जब भी ये सिचुएशन आएगा ना, खुद को संभाल नहीं पाओगे। और जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं जीरो से अपने बिजनेस को बड़ा बना सकता हूं या अपनी टीम को जोड़ के रख सकता हूं ना, उस दिन आपके अंदर से इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी और कोई भी काम करने का डर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि गिरोगे तो वापस जीरो से शुरू कर सकते हो। मुझे जब मैं लॉस में गया था, इसी वजह से मुझे कोई डर नहीं था, कोई ये नहीं था कि मैं आज नहीं 2 साल 5 साल 10 साल बाद मैं अपने आप को खड़ा कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जीरो से कैसे बिजनेस किया जाता है। तो फर्स्ट इनिंग में भी जीरो से शुरू किया था, सेकंड इनिंग में वापस जीरो से शुरू किया था। तो ये कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं होगा तो मैं अपनी फैमिली का, अपने बच्चों को जरूरतें पूरी कर सकता हूं और अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा कर सकता हूं। तो मेरे अंदर वो डर और सिक्योरिटी, ये सब चीजें नहीं है। तो यही है कि आप पैसों का इंतजार मत करिए, काम शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप काम करोगे एक्सपीरियंस बिल्ड होता रहेगा। जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपके पास में एजुकेशन के साथ साथ आपके अंदर नॉलेज भी रहेगा। आज देखोगे एमबीए करने के बाद भी लोग है ना बहुत तकलीफ में रहते हैं, जॉब नहीं मिलता है, बाकी चीजें नहीं होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लेते हैं। एमबीए के साथ साथ अगर उन्होंने वो बिजनेस करना शुरू कर दिया तो जो वो सीख रहे हैं कॉलेज के अंदर, वो अपने बिजनेस में जब इंप्लीमेंट करते रहते हैं ना साथ साथ,
तब आप देखो कि उनके पास वो फील्ड वर्क और एजुकेशन, उसके बाद उनको कोई पीछे नहीं कर सकता है। बट हमारे यहाँ पे MBA या जो भी हम एजुकेशन लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन बेस पे डिपेंड होते हैं। फील्ड वर्क पे जब जाते हैं तो उन्हें पता चलता है यार जो चीज़ें मैंने सीखा था वो सारी चीज़ें तो ओल्ड हो चुकी हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट था और मेरी इस जर्नी में जो लोग थे मैं उनको भूलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी टीम मुझे फ्री करके रखी हुई है कि आज मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और बहुत ऐसा है कि कैश भी उनके पास में है, पैसे भी उनके पास में है, सब कुछ उनके पास है, कस्टमर डेटा तक उनके पास में है, लेकिन वो एक भी डेटा यहाँ से वहाँ नहीं करते हैं। तो उनको थैंक यू बोले बिना ये पॉडकास्ट मेरा कभी ख़त्म नहीं होगा। और कुछ ऐसे लोग भी हैं लाइफ में जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े थे, वो जब भी मुझे कॉल करते हैं, मेरा कितना भी बड़ा बिजनेस हो, नुकसान हो, उनके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं खड़ा रहूं। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये चीज़ें मेरे अंदर हमेशा रखें कि मेरी टीम को मेरे साथ जोड़ के रखूं, फैमिली का जैसे हिस्सा मानता हूँ वैसे ही मानता रहूं। और मेरी टीम भी बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करती है, बहुत मेहनत करती है। सारे यंग लोग हैं सर, 12 से 15-20 हज़ार की सैलरी है। लोगों को शायद उतना भी नहीं मिल रहा था, बट मैंने वैसा किया। और मेरा कोशिश यही था कि जब मैं बिजनेस बड़ा कर रहा हूँ तो मैं इन्हें पीछे छोड़ के नए नए लोगों को हायर नहीं करूँगा। तभी करूँगा जब इनसे नहीं होगा या वो ऐसा कुछ काम है जो इनका नहीं है वो उनका है, तब हम हायर करते हैं। मोस्टली कोशिश करता हूँ इन्हीं को एजुकेट करके थोड़े अप करना है साथ साथ। और मेरा एक मानना है कि ये सारे लोग मिलके ना ये बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं। तो जैसे एक माँ होती है ना, बच्चे को पैदा करती है, और एक खाला जो पालती है, दर्द दोनों को बराबर होता है। तो मैं इनको हमेशा यही बोलता हूँ कि देखो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, कल ये कंपनी जब बड़ी होगी ना तो हम सबको कॉन्फिडेंस होगा, और कल कंपनी अगर डूबेगी ना तो हम सबको तकलीफ होगा। तो ये कंपनी हमारी है। बाकी कंपनी से कमाने के बाद टीम के साथ क्या होगा, क्या लेंगे क्या देंगे, वो अलग चीज़ है, और वो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा। अगर अल्लाह ने, ऊपर वाले ने उस लेवल पे पहुँचाया तो बहुत कुछ सोचा है उनके लिए। लेकिन हाँ, थैंक यू ज़रूर बोलूँगा उनको, क्योंकि उनकी वजह से मैं अपने आप को फ्री महसूस करता हूँ, वहाँ से बाहर निकल पाता हूँ। एंड वो सारे लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं मेरे पास, और उनके अच्छे बुरे में हमेशा मैं रहता भी हूँ, और ऊपर वाला मुझे हमेशा रखे। और मज़ा आता है उनके साथ काम करते हुए, क्योंकि मैं ना एज अ बॉस मैं अपने आप को कभी फील नहीं करता हूँ। वो मेरी टीम मुझे आके बोलती है, सर आपने ये वीडियो नहीं बनाया, सर ये कब बनाओगे आप, वो मुझे पुश करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं ये क्यों बोल रहे हैं। एक बंदा मुझे कह रहा है कि जो तुम करोगे वो टीम तुम्हारी करेगी। मैं बोला हम लोग ही है ना वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए। अगर आप एक किसी को बोल के अगर काम करवाओगे ना तो ईगो हर्ट होता है, और आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि मैं खुद पहले से कर दूं ना, तो वो शर्म से खुद छोड़ देंगे वो काम। अगर मुझे चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, तो मैं ये पूछता हूँ कि यार कॉफी पिला दोगे क्या। एक चीज है कि कॉफी पिला दो, या कॉफी ले आओ, या कॉफी चाहिए, वो बोलने के तरीके में फर्क होता है। बिल्कुल। तो वहां पे वो रिस्पेक्ट अगर मिलेगा ना तो लोग आपको छोड़ के नहीं जाते। क्या डीप पॉइंट दिया है। और आई थिंक ये एटीट्यूड जो है ना दोस्तों, कि ग्रैटिट्यूड, भले 90% बिजनेस इनके चेहरे से, इनके स्किल से चल रहा है, पर थैंक यू टीम, लव यू टीम, हम साथ में ग्रो करेंगे। अगर कंपनी और ग्रो करेगा तो मेरे सपने कि हम आपके सपने भी पूरे करेंगे। यही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का खास बात है। तो पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं, और मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ जो है खास, फैंटास्टिक इनसाइट्स है। और ये पूरे पॉडकास्ट को समराइज करूंगा कि अगर बिजनेस में कैश कमाना है, CASH, तो C का मतलब कंटेंट गेम पे घुस जाओ, कंटेंट से कनेक्ट करोगे तो राजा बन जाओगे। A का मतलब ऐसा एटीट्यूड रखो कि मैं जीरो से भी बिल्ड कर पाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ऊपर वाले का प्यार चाहिए, माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए, मैं फोड़ लेगा। S स्किल पे काम करो, और H हैबिट्स, डिसिप्लिन और सिस्टम्स बनाओ। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, स्किल भरपूर है, हैबिट, सिस्टम, डिसिप्लिन है, तो कैश भरपूर आपके पास आएगा। तो ये था पॉडकास्ट विद जावेद भाई ऑफ फैसिनेशन। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत सिखाया, बहुत पॉइंट्स दिए, बहुत मोटिवेट किए। और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग बसेश गाला एंड बिजनेस विद बसेश। तो ऑडियंस को बहुत ज्यादा लव एंड ब्लेसिंग्स, और आपको भी बहुत ज्यादा लव एंड ब्लेसिंग्स जावेद भाई। 100 फ्रेंचाइजी करना है और दुआ कमाते जाना है इंशाल्लाह जरूर। आपका टीम, और सबसे बड़ी चीज सर आपका मैं बोलूंगा कि ये जो चीजें थी ना मेरे अंदर ऑलरेडी था, बट इसको आपने और ज्यादा बढ़ा दिया है कि बिजनेस के साथ साथ वो आपका एथिक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, लोगों की दुआएं कमाने में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। और मुझे आपके साथ कनेक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन वही था कि वो बिजनेस तो सीखूंगा, बिजनेस से ज्यादा ना आपने हमेशा उस चीज के ऊपर काम किया है
कि आप एथिक होना चाहिए, लोगों की दुआएं कमाना है, और जिस आदमी के अंदर ये चीज हो ना कि मुझे लोगों का दुआ कमाना है, बिल्कुल वो हमेशा अच्छा कर सकते हैं, वो बिल्कुल कभी बुरा नहीं करेंगे। बिल्कुल तो वो चीज मुझे सबसे ज्यादा कनेक्ट की थी, एंड वही एक पुश ही है। मैं आपसे आपकी टीम से 2 महीना पहले बात किया था, तब मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानता नहीं था, मैंने कुछ वीडियोस वगैरह छोटे देखे थे, श्योर बट उसके बाद मैंने थोड़े फॉलो किए थे आपके बहुत सारे पॉडकास्ट, आपका मैंने देखा था, पूरी पॉडकास्ट देखा है। वहां पे जो मैंने आपको देखा कि आप कितने वैल्यूज दे रहे हो, वो वैल्यूज ने मुझे कनेक्ट किया। फिर मैंने इनको जब कॉल किया तो फिर कोई सवाल नहीं किया था, फिर मैंने स्ट्रेट अवे बोला था कि मैं आ रहा ज्वाइन कर रहा हूँ। आ रहा तो वो 1-1.5 महीना में लेट भी हुआ था। कोई बात नहीं, लेकिन तो अपना रिलेशन लाइफ टाइम है। इट इज नॉट मनी, मनी बहुत छोटा चीज है, पैसा इंपॉर्टेंट बहुत छोटा चीज है लाइफ टाइम। मेरा लोगों के साथ रिलेशन भी स्ट्रांग इसीलिए हो पाता है कि वो बिजनेस दे या नहीं दे मेरे को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। Yes. मेरा रिलेशन एक बार बन गया ना, मेरा वो रहना चाहिए। मैं आपकी सिटी में गया तो आपको मिल लूं, आप मेरी सिटी में आए तो मुझे फोन कर लो। क्या बात है। टच वुड, आज मैं जाता हूँ किसी भी सिटी में, एक वीडियो बना दूं तो मुझे कितने लोग मिलने आ जाते हैं, एक भी टाइम मुझे खुद खाना नहीं मिलता है, प्यार इतना ब्रेक नहीं, रिस्पेक्ट और प्यार कमा बहुत देते हैं। और वही रिस्पेक्ट मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ कि एक स्टैंडर्ड है मेरा तो लोग दे रहे हैं, वो ये फील होता है कि लोगों ने मुझे वो रिस्पेक्ट और वो इज्जत और मेरी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाया। तो मेरे पास अगर कारीगर भी आता है ना, तो कई सारे लोग डरते हैं वो कि यार ये मेरे से बात करेंगे नहीं करेंगे, ये नहीं वो। मैं बोलता हूँ भेजो, 15-20 मिनट 25 मिनट उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं नॉर्मल, फिर उसके बाद वो निकलते हैं। उनको एक्सपेक्टेशन होता है कि यार ये बंदा तो मेरे से क्यों बात करेगा। पर मैं बोलता हूँ धंधा अलग चीज है, और मेरे को ऊपर वाले ने अगर थोड़ा दे दिया तो कल आपकी जगह पे तो मैं भी था ही। बिल्कुल। तो वो चीज, हाँ, ऑर्डर्स वगैरह मैं नहीं लेता हूँ, कॉल्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स मिस होते हैं, उसका रीजन सिर्फ एक ही है Yes. कि मैं अपने आप को दूसरी चीजों के अंदर इन्वॉल्व करके रखा हूँ। डेलीगेट है वो, सिस्टम हाँ, चल बस, रहा है। बाकी जावेद को काम करने की जरूरत नहीं है, फैसिनेशन काम करेगा, आपको भरपूर सर्विस देगा, और जावेद बैठा है रिलेशनशिप बनाने के लिए, मैं खुश ग्रुप कर बना के रखा हूँ बैकएंड पे, Yes. जैसे आप करते हो बैकएंड Yes. पे सारा नजर रखो, Yes. मैं भी वही रखता हूँ। बहुत बढ़िया। आई थिंक फैंटास्टिक पॉडकास्ट। वापस समराइज करता हूँ, हौसला रखो और कैश, कंटेंट, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट्स, इस पे करो, आप ग्रो करोगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लव एंड ब्लेसिंग्स, टेक केयर।